पीयूष का कहना है कि उनको और दियों के साथ खड़े होना चाहिए, मैंने थोड़ा कम दियों के साथ मेरा खड़े होना प्रश्न ये है, द वे ही विश्ड, जैसे वो वो विश भी कर 13 रहे हैं। सेकंड का वीडियो है, अगर तुम्हें उसको भी अगर छीलना है, इंटरप्रेट करना है, वो भी 13 सेकंड का वीडियो है, उसमें भी क्या ही है। एक बार मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आपके पिताश्री और आपकी माताश्री जो है वो अक्सर कांग्रेस ऑफिस आ जाया करते थे लोगों के साथ में त्योहार बनाने के लिए, खास तौर पर होली, आप क्यों नहीं आते? शुरू में राहुल गांधी बहुत ही पर्सनलाइज रखते थे और कई बारी अपनी टीम को डांट देते थे अगर कोई भी कैमरा पहुंच जाता था मंदिर के अंदर। भूगोल वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जब मानसूनी हवाएं आती हैं ऊंचे पहाड़ियों से टकराकर वो बारिश करती हैं। अगर पहाड़ नहीं रहेगा टकराने के लिए तो वो हिंदू कुश पर्वत तक जाएंगे और पाकिस्तान में बारिश होगी, इधर रह जाएगा सूखा सारा। मान लीजिए कल को सरकार कह दे कि 6 फीट से ज्यादा जिसकी हाइट होगी वही मर्द माना जाएगा, उससे कम वाला मर्द नहीं माना जाएगा। या ये कह दे कि जो बच्चा जो है पैदा हुआ चलो है, हम तो बच जाएंगे। एक ने तो ये बताया, महान यूट्यूबर हैं, बता रहे हैं कि ये बे ऑफ बंगाल से जो बारिश के लिए जो निकलते हैं बादल, वो आ नहीं पाते हैं। और ये इधर से वेस्टर्न घाट से जो निकलते हैं, असल में अरावली की वजह से उधर राजस्थान में बारिश नहीं हो पा रही। वाह, तो आप अरावली हटा दीजिए, बारिश करा दीजिए सब जगह। ये क्या है? सबसे पहले उनका जो हुक्का है उसको मैंने, उनके घर में हुक्का रखा रहता है। अच्छा, हाँ, उनके घर में हुक्का रखा रहता है। मैंने सबसे ज्यादा पहले हुक्का जाके छुआ कि ठंडा है गर्म है, क्योंकि अगर गर्म है तो अभी इसका मतलब अंदर ही होंगे। हाँ अंदर ही है। और अभी तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने आके कहा है कि आप नहाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं कोई नहाना वाला नहीं, क्योंकि नहाने के बाद देर हो जाएगी ना, हाँ, पीछे लेट हो जाएंगे हम। फिर तो हुक्का ठंडा हो जाएगा। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। उड़ जा चिड़िया उड़, काले चिड़िया उड़। कागा। मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम क्या रखा है? 12 टाइम बज के क्या, आउटडोर से इंडोर में आ गए हम लोग, और तू कौवे के डर से अभी भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन का है। वाटरप्रूफ। अरे मतलब कौवे के लिए, कौवे के लिहाज से बुलेट प्रूफ, मतलब इसको ये डर लग रहा है कहीं यहाँ भी कौवा ना आ जाए। और बुलेट ना गिराते। नहीं, वही लेकिन तो। उस बुलेट से तो तुम बच गए। कुछ नेता जहां तुम जाते हो उनसे कौवा टकराया तो उनका ग्रह नक्षत्र खराब हो गया। बात घर तक आ गई थी। नहीं संजय जी, इसका ये कितने सदमे में आ गया था पिछले वाले एपिसोड और से। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार पट 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 पट। गंगा मैया के दर्शन कराया ये। तो शुरू करें फिर। हाँ शुरू करिए। नमस्कार, रिपोर्टर्स ऑफ एयर के इस साल के आखिरी एपिसोड, आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। अभी क्रिसमस का दौर चल रहा है, नए साल के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही पूरे देश में कहीं रेड अलर्ट है तो कहीं ऑरेंज अलर्ट है, कहीं येलो अलर्ट है, कहीं बर्फबारी है, कहीं बारिश है, और कहीं धूप में भी लोग ठिठुर रहे हैं। और चूंकि उत्सव धर्मी देश है तो लोग ठंड में भी उत्सव मनाते हैं। किसी के लिए ठंड सजा है तो किसी के लिए मजा है। कहीं दाल बाफले और दाल बाटी चूरमा की गोठ चल रही हैं, कहीं पर लिट्टी चोखा तो बन गया लेकिन खाने वाले नहीं पहुंचे। और उनको तकलीफ इस बात की है कि यार जिनके लिए बनाया चिड़िया के जान जाए और खवैया के स्वाद ना आए। वाह वाह वाह। तो वैसी स्थिति है। लेकिन आइए, इन तमाम चीजों के बीच ठंड का दौर है, पार्टियों का दौर है, इसके बाद भी हम आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं, आज तक रेडियो पर आप इसका आनंद ले रहे हैं, और आज तक रेडियो पर आप पहले इसको सब्सक्राइब भी कर लें और अपने कमेंट भी डालें, ताकि हमें आगे के लिए पता रहे कि हमें किन किन चीज़ों पर बात करनी चाहिए। जो आपका, चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक न्यूज़ रूम है ये, तो जाहिर है कि हम ये भी सोचेंगे कि आपकी भी हिस्सेदारी इसमें रहे। फिलहाल मैं परिचय करा दूं, मेरे सबसे दूर बैठे हैं आरजी हमारे राहुल गौतम, जो आपको कई तरह के किस्से बियॉन्ड पार्टी लाइन, अलग अलग पार्टियों के नेताओं के किस्से, वहाँ के अंदर की बातें आपको बताएंगे। मौसमी सिंह, जो हमारी झांसी की रानी भी हैं, और ये आपको बताएंगी कि राजनीति में अभी जो मोड़ आ रहे हैं, जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, केरल से लेकर कर्नाटक और उससे आगे जम्मू कश्मीर तक, तो उन तमाम जगह के किस्से आपको बताएंगी। पीयूष मिश्रा, आप जानते हैं, आउटडोर में इनके साथ एक आध बार
मिस हैपनिंग भी हो गई है, वो भी यही असली बीट रिपोर्टर है। हाँ, यस, सही सही। द रियल बीट रिपोर्टर। हाँ, तो हमारे दर्शकों को ये पता होगा कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। जिन्होंने पिछला एपिसोड देखा है। हाँ, 3-4 बार इनको बीट का सामना करना पड़ा। हाँ, और मेरे सबसे इधर दाहिनी तरफ बैठे हैं, उतना ही दूर है ये भी। हाँ, अमित भारद्वाज, जो आपको चूंकि अब ये जो सप्ताह है और ये जो साल रहा है, ये अपने आप में खास रहा है कि अगर हम बात करें भारतीय राजनीति की, भारतीय संस्कृति की और भारतीय परिवेश की, तो 1925 ऐतिहासिक साल रहा, जिसमें 2 धुर दक्षिणपंथी और वामपंथी संगठनों का उदय होता है। 1925 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी उदय हुआ, 1925 में ही आरएसएस का उदय हुआ। दोनों इसी 2025 में अपनी शताब्दी मना रहे हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी बड़ी रोचक जानकारियां, रोचक किस्से आपके साथ शेयर करेंगे अमित भारद्वाज। तो आइए शुरू करते हैं, और सबसे पहली चर्चा हम करते हैं कि क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाते हैं और चर्च में जाकर वहाँ प्रार्थना करते हैं। जो ये छवि बनी हुई है हम आपको बताएंगे किस्सों के माध्यम से और इतिहास में जाकर कि ये तो बहुत मशहूर है कि मोदी जी किसी और जो पंथ हैं, मान्यताएं हैं, धार्मिक रीति रिवाज हैं, उसकी टोपियां नहीं पहनते, लेकिन कई बार ऐसा मौका आया है जब उन्होंने उनकी शॉल चादर एक्सेप्ट की है। तो प्रधानमंत्री जब वहाँ चर्च में गए और आर्क बिशप से मुलाकात की, उनके प्रार्थना की, तो पीयूष उसके बाद वहाँ गए और उन्होंने आर्क बिशप के साथ बातचीत की। तो पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ माहौल क्या था जब आप गए वहाँ, और इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि केरल में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री जी को याद आया, हालांकि उससे पहले भी कई बार चर्चों में और जैन मंदिरों में, दरगाहों में, मस्जिदों में गए हैं, देश और विदेश में सब जगह। देखिए संजय जी, राजनीतिक का जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो तो राजनीतिक लोगों का काम ही है, वो तो निकालेंगे, उसका करेंगे ही। लेकिन जो ये वाला विजिट था प्रधानमंत्री का चर्च का, अचानक से हमको फ़ोन आता है, पता चलता है कि प्रधानमंत्री जो है सुबह सुबह चर्च में प्रेयर्स में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो तस्वीरें आती हैं और पता चलता है कि प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे। हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाने के बाद हमारी ना सिर्फ बिशप से बात होती है, वहाँ के जो बिशप हैं, बल्कि उसके अलावा जो आसपास लोग जो वहाँ पे जिन्होंने हिस्सा लिया था इस पूरे प्रेयर सेरेमनी में, उनसे भी बात होती है। और जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ तो मेरा सामना 2 अच्छी चीज़ों में होता है, प्लम केक और कॉफ़ी। और इतने मीठा प्यारा प्लम केक खाने को मिला, क्रिसमस केक था वो खाने को मिला, और कॉफ़ी मिली, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है वहाँ पे चल रही थी। अंदर जाने के बाद कुछ लोगों से जब बातचीत हुई तो हम लोगों ने उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, प्रेयर्स हुई, हाइम्स हुई, अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन में, कैरल्स हुए, वो सब हुए, कैसा लगा उनको। तो चाहे लोग इसका राजनीतिक इंटरप्रिटेशन कर लें, लेकिन लोगों ने वहाँ पर ये बताया कि प्रधानमंत्री यहाँ पर एज अ पॉलिटिशियन नहीं आए थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे, वो एज एन इंडिविजुअल आए थे। वो एक आम नागरिक की तरह वहाँ पर गए थे। क्यों? क्योंकि उनको प्रेयर्स में हिस्सा लेना था, उनको क्रिसमस सेलिब्रेट करना था, और इसीलिए वो एक आम नागरिक की तरह वहाँ पे गए। संजय जी, इसके सियासी मायने, मतलब अगर आप दूसरी तरह से देखें, आज अखबारों में प्रधानमंत्री की वही तस्वीर है, और ये वो वक्त है जब मोहन भागवत का एक बयान आया था कि हमें किसी क्रिसमस सेलिब्रेशन से कोई गुरेज नहीं है। उनका बयान आता है हफ्ते भर पहले या कुछ आता है। और आप देखिए, उसके बावजूद भी लगातार क्रिश्चियन जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं या क्रिश्चियंस पर, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, साउथ में हो, केरल में भी, तो वहाँ पे लगातार अटैक्स हो रहे हैं। तो एक वो जो 2014 की का से जो एक छवि, जो इंसिडेंट्स हुए, चाहे लगातार लिंचिंग के हों या माइनॉरिटीज़ पे अटैक के, उसका बैगेज शेड करना इतना आसान सरकार के लिए भी नहीं है। और ये प्रधानमंत्री का एक बड़ा मैसेजिंग था कि भाई चर्च पे जाके खुद हिस्सा ले रहे हैं सेलिब्रेशंस में, तो वो एक मैसेजिंग करना चाह रहे थे कि
कई बारी आप देखिए कि प्रधानमंत्री जब खुद मतलब लीडर ही अगर कहे तो शायद उनको लगता है कि कार्डर को लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा। और क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस पे जाने के अलग अलग मायने होते हैं और बिना सिंबोलिज्म के अगर वो शायद पॉलिटिकल बाइट देते वहां पे तो वो अच्छा भी नहीं लगता कि प्रधानमंत्री क्रिसमस पे आके बाहर बाइट दे रहे हैं। उनका वहां पे जाना ही एक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि आप उस वक्त जा रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री सुबह गए, उसके बावजूद भी दिन भर हमले होते रहे। तो वो आपकी इंटरनेशनल जो छवि है भारत की, उसके लिए अब सरकार को भी लगता है कि वो अच्छा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए। एंड इट कम्स एट अ टाइम जब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं, तो आप वहाँ की सरकार को बोल रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटीज पे उसके प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपने भी कुनबे को ठीक रखना चाहेंगे। बिल्कुल। वही मैं अमित से जानना चाहूंगा कि एक तो लोग इसको केरल के चुनाव, आने वाले चुनाव से लेके, और केरल में बीजेपी अपनी पैठ बढ़ाना चाह रही है तो उससे लोग जोड़ के देख रहे हैं, और वहीं लिंचिंग भी हो रही है। तो ये दोनों चीजें विरोधाभासी नहीं लगती हैं राजनीतिक रूप से? तो पॉलिटिकल अटैक्स इसलिए हुआ ना, जो पीयूष कह रहा है कि पीएम एक ऐसा पोर्ट्रेल देना चाहते थे कि एक आम व्यक्ति के तौर पे गए और पॉलिटिकल मैसेजिंग होती भी है। जैसे हमने देखा था जब गौरक्षकों के नाम पे देश भर में हिंसा हो रही थी, तो प्रधानमंत्री खुद सामने आकर उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि ये गौ सेवा नहीं है अगर कोई ऐसा कर रहा है, गौरक्षा के नाम पे हत्याएं कर रहा है। तो खैर, लेकिन इससे अलग आप इतर देखिए, आप दिल्ली में क्या हुआ, एक मुद्दे को उठाया गया, अब दिल्ली पुलिस ने उस पर अपना अलग वर्जन दिया कि भाई कंप्लेंट नहीं आई है। या जबलपुर में एक अंधी महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसमें जिस तरह से कुछ तार जुड़े कुछ संगठनों के साथ और पार्टियों के साथ, या जिस राज्य में चुनाव की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी लार्जली नॉर्थ इंडिया से मेरी बात हो रही थी संघ परिवार के कई सारे केरल के लोगों से जो अलग अलग जिला स्तर से लेके बड़े के स्तर पे बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं देखो, हमारे यहाँ तो क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के बीच में रिफ्ट नहीं है, वो रिफ्ट असल में इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं। केरल की अपनी टर्मिनोलॉजी है जिसपे वहाँ पॉलिटिक्स होती है, रेडिकलिज्म है, पीएफआई का फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ सब शांतिपूर्ण तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में हाँ वो एंगल है वहाँ पे। तो पालाकाड़ में लेकिन फिर भी अटैक हुआ है, और पालाकाड़ में जिस पे अटैक हुआ है वो आपकी संगठन से तार जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये विरोधाभास एक दिखता है कि आप जो पोर्ट्रेल करना चाह रहे हैं, जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा आरोप लगा रही हैं कि संगठन को भी आके सामने इस पे बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन केरल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आप बात कह रहे थे संजय जी, कि केरल में जो हमारे दर्शक भी खासतौर पे नॉर्थ इंडिया के जो दर्शक हैं उनको समझना होगा कि एक फैक्शन है क्रिश्चियन मिशनरीज का जो लगभग संघ परिवार के स्क्रिप्ट पे चलता है। उसको लव जिहाद की थियोरी में भरोसा है, उसको लगता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की लड़कियों को टारगेट करके उनको कन्वर्ट करने की कोशिश हो रही है। और वक्फ के भी मामले में हमने देखा था, केंद्र सरकार जब वक्फ के लिए पब्लिक ओपिनियंस इकट्ठा कर रही थी तो केरल के मिशनरीज ने पत्र लिख के इसका समर्थन किया था, कुछ मिशनरीज ने, कि नहीं वक्फ का कानून आना चाहिए क्योंकि हमारी जमीन, वहां जमीन को लेके भी विवाद है कई सारे। सुप्रीम कोर्ट में भी आया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी जमीनें हैं, उस पर दावा कर रहे हैं। तो आप वो फॉल्ट लाइंस कई बार एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। केरल में अब चुनाव है, अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के करीब दिखते हैं तो उम्मीद होगी बीजेपी को कि जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों में क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक छोटा वोट बैंक खासतौर पे ड्रिफ्ट हुआ संघ परिवार की तरफ और बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी इलेक्टोरल विंग है, तो वो फायदा मिले। लेकिन इन घटनाओं से नुकसान होता है। कासरगोड जो कर्नाटक और केरल की बॉर्डर पे जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मैं जब 2017 के आसपास वहाँ गया था तो ये सबसे पीक थीम था। ठीक चुनावों के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त पीक थीम था ये कि कैसे लव जिहाद के मामले हो रहे हैं और स्कूल्स के बाहर पीएफआई और कैंपस फ्रंट के ऊपर उस दौर में आरोप लगते थे। तब संघ परिवार और क्रिश्चियन मिशनरीज एक भाषा में बात करते थे। आज वहाँ मेरी स्थानीय पत्रकार से बात हुई, कह रहे हैं कि वो बज़ अचानक से 2024 के चुनाव के बाद और खासतौर पे इस बार जो हो रहा है वो डाउन हो रहा है। अच्छा, फेड आउट हो रहा है,
क्योंकि नॉर्थ इंडिया में अगर कुछ इफेक्ट होगा, विजुअल आएगा, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। वहां भी चर्च में डिस्कोर्स इस पे चर्चा हो रही है। तो प्रधानमंत्री का जो चर्च का दौरा था वो तो बहुत चर्चा में रहा, अखबारों के सुर्खियों में रहा। इस बार राहुल, ये बताइए कि राहुल गांधी ने क्रिसमस पे एक फोटो तो डाली थी, इसके अलावा और कोई खबर, कोई किस्सा? फोटो वीडियो डाला था, वीडियो, 13 सेकंड का। ठीक है सर। और खुद भी ग्रीन पहने हुए थे। और हम क्रिसमस थीम में आए हैं, किसी ने बोला नहीं, रेड और ग्रीन पहने हुए। इन्होंने बोला था कि शॉल आपके साड़ी जैसी। राहुल अपने आरजी वाला स्कार्फ हैंड ओवर कर देंगे हम। आरजी भी जो है लाल स्कार्फ पहन के आए क्रिसमस थीम में। तो वो वीडियो डाला, इसके अलावा हाँ, और कोई? वीडियो डाला। और एक कोशिश होती है परिवार की कि वो एक साथ कहीं जाएं बाहर। अमूमन तौर पर वो किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं या किसी जगह पर वो बाहर होते हैं, तो साथ कोशिश करते हैं कि साथ में रहे, पूरा परिवार एक साथ रहे। और राहुल गांधी जब लद्दाख गए थे, आपको याद होगा, बाइक से लद्दाख गए थे, कारगिल लद्दाख, वो पूरा स्ट्रेच उन्होंने कवर किया था। उनके साथ में उनके कुछ रिलेटिव्स भी थे जो कि इटली से ही आए थे। तो एक आप कह सकते हैं कि ये जो तमाम त्योहार हैं, राहुल गांधी ने इससे पिछली बार, आपको याद होगा, दिवाली पर एक रंगाई पुताई की वीडियो भी डाली थी। हाँ। जिसमें वो अपने जो प्रियंका गांधी वाड्रा के जो बेटे हैं उनके साथ में वो पूरा रंगाई पुताई का उन्होंने। तो ये राहुल गांधी हमेशा ये कहते हैं कि एक जो रिलीजन है वो बहुत पर्सनल है मेरे लिए। वो ज़्यादा तस्वीरें आप उनकी नहीं देखेंगे कि वो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है कि भैया आप ये सब चीज़ें क्यों नहीं करते, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ये बहुत मेरा निजी। एक बार मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि आपके पिताश्री और आपकी माताश्री जो हैं वो अक्सर कांग्रेस ऑफिस आ जाया करते थे लोगों के साथ में त्योहार बनाने के लिए, ख़ास तौर पर होली। आप क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मेरा परिवार तो उनका बड़ा निजी है। जो और जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं हर चीज़ के मायने निकलते हैं, जैसे पीयूष भी बोल रहा था, पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं हर चीज़ की। भाई कांग्रेस तो कह रही है कि आप गए चर्च क्योंकि चुनाव आ रहा है केरला के अंदर, और दाऊदी बोरा कम्युनिटी के वो बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं क्योंकि वो उनके साथ लगातार शुरू से जुड़े रहे। तो उसमें भी अगर आप लेयर्स को अगर आप शुरू करो छीलना, तो आप जाहिर है हर चीज़ जो है वो उसकी एक मैसेजिंग होती है। तो कम से कम कांग्रेस में आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त तो पूरा तरीके से फेस्टिव मोड चल रहा है। एक मैसेजिंग की बात करें राहुल, तो एक चीज़ मैं पूछ लूँ राहुल से कि इस बार हमने देखा कि क्रिसमस पे राहुल गांधी ने क्रिसमस ट्री के साथ खड़े होकर वीडियो मैसेज दिया। ऐसा वीडियो मैसेज तो हमने ना दिवाली पे देखा ना होली पे देखा। दिवाली बनाया था ना उन्होंने, क्या वीडियो मैसेज तो नहीं आया? दिवाली पे था ना मैसेज बोल के कि भाई विशिंग। पूरा एक वीडियो है दिवाली का जिसमें वो 2 दियों के साथ में रंगाई पुताई, वो अपने घर में साफ सफाई कर रहे हैं, पूरा वीडियो है उनका। नहीं, पीयूष का कहना है कि उनको और दियों के साथ खड़े होना चाहिए। थोड़ा कम दियों के साथ। मेरा प्रश्न ये है, द वे ही विश्ड, जैसे वो विश भी 13 सेकंड का वीडियो है। अगर तुम्हें उसको भी अगर छीलना है, इंटरप्रेट करना है, वो भी 13 सेकंड का वीडियो है, उसमें भी क्या ही है। कहने का मतलब ये है कि उसमें भी, और वो भी राहुल राहुल गांधी बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे। थोड़ा क्रिसमस का विश था तो थोड़ा स्माइल ही कर लेते। ट्री ज्यादा स्माइल कर रहा था। रिलीजन उनको लगता है, रिलीजन में वो बिल्कुल वो चाहते हैं कि भाई रिलीजन के बारे में न्यूट्रल रहा जाए, बिल्कुल न्यूट्रल रहा जाए। मैं इसमें एक चीज नुमाइश ना की। एक इंटरेस्टिंग वाकया है। मतलब मैंने देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ट्रांजिशन हुआ है राहुल गांधी के टेम्पल विजिट्स में। शुरू में राहुल गांधी बहुत ही पर्सनलाइज रखते थे और कई बारी अपनी टीम को डांट देते थे अगर कोई भी कैमरा पहुंच जाता था मंदिर के अंदर या कोई भी जर्नलिस्ट पहुंच जाता था उनकी टेम्पल विजिट्स के दौरान, चाहे वो केदारनाथ हो या कहीं भी वो गए हो, तो वो वैष्णो देवी, हाँ वैष्णो देवी गए हो, वो वैष्णो देवी तक वो थोड़ा सा और पब्लिक में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे थे जब अपनी टेम्पल विजिट। उससे पहले वो बहुत पर्सनलाइज, हम मैं ये कह सकती हूँ कि 19 से पहले या 17-18 से पहले। लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी चेंज हुआ है। और मुझे याद है एक सोमनाथ मंदिर में जब गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, एक काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी और मैं उस वक्त सोमनाथ मंदिर में ही मौजूद थी जब राहुल गांधी वहाँ दर्शन के लिए आए। अब वहाँ पे एक रजिस्टर रखा रहता है जिसमें आपको एंट्री करनी होती है
और अपना रिलीजन मेंशन करना होता है। और राहुल गांधी आए, जल्दी जल्दी उन्होंने विजिट किया, तो मतलब हम लोग गर्भगृह में नहीं गए, बाहर से ही हम लोग गर्भगृह में तो किसी को अलाउ नहीं। हाँ, तो बाहर से ही हम लोग ने उनका आने जाने का कवर किया और वॉक थ्रू किया। बगल वाली एक कॉलोनी थी, वहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था नहीं थी, ये सब था, चुनाव का मौसम था, तो वो चुनावी मुद्दा भी हमने कवर किया। ये नहीं कि सिर्फ उनके मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। और मीडिया उस समय राहुल गांधी को कवर करती थी, 17 की अब भी करती है। अभी भी करती है। कहा जाता है ना कि मीडिया कवर नहीं करती, तो मीडिया कवर करती थी, मतलब करती है। तो वो राहुल गांधी, क्या हुआ कि राहुल गांधी जो है वो जैसे निकल गए, हम भी वहां से निकलने ही वाले थे, ऑफिस से धड़ाधड़ फोन आने लगा कि अरे मौसमी, उसमें डायरी में लिखा हुआ है क्रिश्चियन राहुल। हमने कहा किसके लिए लिखा है क्रिश्चियन? कहते नहीं, राहुल गांधी के रिलीजन के आगे क्रिश्चियन लिखा हुआ है। तो फिर उस पर मुझे याद है रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय मीडिया चेयरपर्सन होते थे, नहीं क्रिश्चियन लिखा हुआ है, क्रिश्चियन लिखा हुआ है। तो हमने फ़ोन किया फिर उठा के कांग्रेस के नेताओं को, हम वापस गए, वो डायरी में वाकई में क्रिश्चियन लिखा हुआ था। तो वो बोले कि कैसे क्रिश्चियन लिखा हुआ है, ये वो तो कांग्रेस की तरफ से आया। पहले तो कांग्रेस वालों को ही नहीं मालूम था कि क्रिश्चियन लिखा हुआ है। अब ये पता लगाने लगे भाई किसने एंट्री की, वो नाम किसने एंट्री किया। आया आरोप की वो मनोज त्यागी, जो राहुल गांधी के साथ उनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा देखते हैं, मनोज त्यागी थे वहां पे। अब त्यागी जी को फोन किया तो त्यागी जी बोले ये तो मेरी राइटिंग ही नहीं है, मैंने तो लिखा ही नहीं है, ये तो बदमाशी है, किसी ने वो उनके जो रिलीजन है उस पर क्रिश्चियन लिख दिया है। कहते ये तो बदमाशी है, मेरी राइटिंग नहीं है, आप मेरी राइटिंग देख लीजिए, मैं मेल कर सकता हूँ। तो उनको काफी वक्त लग गया ये क्लैरिफाई करने में कि हम लोग ने एंट्री नहीं की थी। तो इसीलिए मंदिरों की विजिट्स या कोई भी रिलीजियस प्लेस की विजिट जो है वो काफी, उतना विवाद छिड़ा था, पूरे दिन उस पर लाइव होता रहा। तलवार की धार पे चलने जैसा है, दुधारी तलवार किधर लग जाए पता नहीं चलता। तो अब चूंकि त्योहार आते हैं और उसके बाद त्योहार के आनंद के बाद हमारी जिंदगी अपने ढर्रे पे चलती है। अब ये क्रिसमस है, नया साल आने वाला है, इस बीच में नया विवाद है अरावली पर्वत श्रेणी का, जिसमें सरकार ने, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2010 में, ऐसा ही प्रस्ताव जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 20 नवंबर का, तो 2010 में भी ऐसा ही आया था, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। विवाद इसी पर है कि भाई 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही सिर्फ अरावली माना जाए और बाकी जो नीची ढाल है उसको अरावली नहीं माना जाए। नहीं, पर संजय जी अभी सुप्रीम कोर्ट का बहुत कंट्रोवर्सी है। हम लोग आप ही से पूछना चाहेंगे, क्योंकि 2010 में इसको नहीं माना था, वो क्राइटेरिया को, उस समय स्लोप को कंसिडर किया गया था, इस बारी मान लिया है। तो क्या इसमें सब ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार रिव्यू पिटीशन डालेगी या कुछ डालेगी, इसको लेके अपील करेगी, क्या चल रहा है लीगल? एक पिटीशन तो डल चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। जो यहाँ के हरियाणा के हिसार की तरफ के वो फॉरेस्ट कंजर्वेटर रहे हैं, अब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने इसको ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। आरपी बलवान नाम है उनका। अच्छा। तो बलवान साहब के पिटीशन पे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। और सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि वो भी इस मामले में रिव्यू दाखिल कर सकते हैं। रिव्यू दाखिल होता है तो फिर ये बड़ी मतलब अजीब सी स्थिति होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों का रिव्यू अपने पुराने फैसलों को पलट के भी किया है, मतलब हो सकता है। इसमें जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं वो सारे लोग और आम जनता, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इधर गुजरात की, वो ये बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि पर्यावरण के विशेषज्ञ भी ये बोल रहे हैं कि अगर अरावली को नुकसान पहुंचता है, सिर्फ ऊंचे पहाड़ रह जाएं, नीचे पहाड़ियां ना रहें, तो जो नॉर्थ वेस्ट से जो सूखी हवा आती है जिसमें पानी नहीं होता है, तो उससे वो हवा बेरोक टोक इधर तक आएगी और नई दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ये सारा वहां तक रेगिस्तान फैल सकता है। क्योंकि भूगोल वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जब मानसूनी हवाएं आती हैं ऊंची पहाड़ियों से टकरा कर वो बारिश करती हैं। अगर पहाड़ नहीं रहेगा टकराने के लिए तो वो हिंदू कुश पर्वत तक जाएंगे और पाकिस्तान में बारिश होगी, इधर रह जाएगा सूखा सारा। अच्छा। तो इसलिए ये खतरनाक मामला है। और 2010 में जब आया था तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वेक्षण है
भारतीय वन सर्वेक्षण, उनकी रिपोर्ट भी पुरानी रिपोर्ट ये है, वो ये कहती है कि जो 5 डिग्री स्लोप वाली हैं, 3 डिग्री 3 डिग्री स्लोप, 3 डिग्री भी स्लोप है अगर, और 500 मीटर, जैसे ये पहाड़ है, इधर से इधर तक 500 मीटर का स्लोप चाहिए एरिया, अगर वो 500 मीटर तो 1 किलोमीटर हो गया। और ऊंचाई चाहे कितनी भी हो, ऊंचाई को उसने नहीं माना था, उसने माना कि जो भी 3 डिग्री स्लोप में ऊपर चढ़ रहा है और आधा किलोमीटर इधर आधा किलोमीटर उधर, दोनों तरफ या हर पार्श्व में उसके उठान है, ढलान है, तो उसको अरावली मानेंगे और उसको पूरी तरह से संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अब अचानक चीजें बदल जाती हैं। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो निर्णय है उनके दबाव में लिया गया, जो बड़े बड़े उद्योगपति घरानों की सीमेंट की फैक्ट्रियां, रोड़ी बजरी की फैक्ट्रियां वहां पर अरावली के पूरे उसमें लगी हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी वहां जाकर ये बता रहे हैं कि ये देखिए जी, ये 100 मीटर से भी ऊंचा पहाड़ है और इसको पूरा खोद के इन्होंने सारा वो कर दिया है। हमारे कई रिपोर्टर भेज रहे हैं। लेकिन सर ये सवाल मेरे मन में यही बात आती है, जो बड़ा इस पे नैरेटिव भी चल रहा है, ये ऐसा तर्क है ना कि मान लीजिए कल को सरकार कह दे कि 6 फीट से ज्यादा जिसकी हाइट होगी वही मर्द माना जाएगा, उससे कम वाला मर्द नहीं माना जाएगा। या ये कह दे कि जो बच्चा जो है पैदा हुआ चलो है, हम तो बच जाएंगे। या इंसान की कोई एक वो लगा दी जाए, तो ऐसा है। मतलब जो हिमालय से भी पुराने पहाड़ हैं, हाँ हिमालय से भी पुराने पहाड़, आप कह रहे हो कि 100 मीटर का उस पे आपने क्राइटेरिया लगा दिया है। ये सचमुच मुझे भी पर्सनली अमित भाई ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। संजय जी देखिए, आप सकते में आ गए ना कि हम तो बच जाएंगे, तो पर्यावरण का सोचिए, प्रकृति का सोचिए, और वो हमने बुरी तरह दोहन किया है उनका। और आज ही मैं देख रहा था, हमारे रिपोर्टर जयपुर के अपने शरद कुमार जी गए और वहां पर उन्होंने दिखाया कि देखो, ये बीच में जगह छोड़ देते हैं ना, जैसे मिट्टी भी खोदते तो बीच में छोड़ देते हैं। बीच में एक पूरा स्ट्रेच लगभग 150 मीटर, मतलब 150-200 मीटर ऊंचा है, और उन्होंने पूरा दिखाया है कि देखो कैसे इन्होंने खोद खोद के ये सारा कुछ कर दिया है। डायनामाइट लगाते हैं और पूरा उसको तो ये उड़ा देते हैं। आज से नहीं तो बहुत पहले से चल रही है। बहुत पहले से तो चल रही है। कोई पॉइंट कह रहा था उसमें एक जो सबसे ज्यादा जियोलॉजिस्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आमतौर पे हम सब पहाड़ों में जाते हैं, मसूरी गया, कोई हिमालय की चोटी पे गया, कोई माउंट एवरेस्ट जाता है, तो सी लेवल से होता है ना काउंट। हाँ, यहाँ फॉर्मूला बोल रहे हैं कि लोकल रिलीफ। अब लोकल रिलीफ क्या है? जैसे ये जगह है और ये जो पिलर है, इसकी हाइट हमको नापनी हो तो नीचे से लेके ऊपर तक हम मान लेंगे, तो ये लोकल रिलीफ हो गया। अब ये अरावली की बात हो रही है, हरियाणा में जहां अरावली जिन जिलों से गुजर रही है, कहीं पे अरावली का लोकल रिलीफ नीचे होगा, कहीं ऊपर होगा। आप कैसे 100 मीटर मानेंगे? और 100 मीटर वहां से मानेंगे, या जैसे कह रहे थे सरकार के पक्षधर लोग कह रहे थे कि 20 मीटर नीचे भी होगा तो वहां भी मानेंगे, तो खोद के कौन देखेगा कि 20 मीटर है? आपने 20 मीटर खोदा, उसके बाद और कितना जाएंगे? इसमें अमित, पर्यावरण के साथ कई ऐतिहासिक चीजें भी हैं जो नष्ट हो जाएंगे अगर 100 मीटर वाले क्राइटेरिया में रहेगा। वो भी मैं बताने वाला था। हरियाणा में जैसे तोशाम जगह है, तोशाम बंसीलाल जहाँ से लड़ते थे। हाँ, और वहां का पत्थर बहुत फेमस है। अच्छा, तोशाम का पत्थर जो है वर्ल्ड क्लास पत्थर माना जाता है, जो जाता है बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के क्रिएशन में। वहीं पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से एक हिलटॉप पे जगह है। तो अब वहाँ स्थानीय लोगों को ये मन में रहता है कि अगर ये कानून इस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ होता रहेगा तो ऐतिहासिक धरोहर खत्म हो जाएगा। एक जगह कपूरी की पहाड़ी है, नाथ संप्रदाय का, वहाँ पे एक पौराणिक मठ है। अब वो मठ खत्म हो जाएगा, ये भी डर रहेगा। और जिसको ये नहीं लग रहा ऐसा नहीं हो सकता, तो आप भिवानी चले जाइए, महेंद्रगढ़ चले जाइए, चरखी दादरी चले जाइए, आपको डिवास्टेशन ही डिवास्टेशन दिखेगा, जो लीगल और इलीगल माइनिंग दोनों की वजह से हो रहा है। और राजस्थान की तस्वीरें तो आ ही रही हैं। और एक बड़ी आखिरी चीज इसमें कि आप देखिए कि रेलेवेंस कैसे हमारे पूर्वजों ने कैसे कैसे रेलेवेंस देखा। बन की आस, बनास नदी, हाँ। वो कहाँ से, उसका एक्विफायर कहाँ है? मतलब जो पानी रिचार्ज होता है अरावली के पहाड़ों से होता है। हमारे पूर्वजों ने जान लिया कि ये वन की आस है, ये नदी चलेगी तो वन रहेगा। और अब आप अरावली के साथ कहीं छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हालांकि कह रही है कि संरक्षित रहेगा, बहुत कम इलाके में कई जगह तो माइनिंग रोक भी दिए ऑफिशियल। और कुछ लोग तो भाई तो माइनिंग रोक दिए, इन्होंने कहा नया पट्टा नहीं देंगे।
पुराने पट्टों पे वो तो तो खुदाइयां सुप्रीम हो कोर्ट रही का हैं, ऑर्डर ही है खनन हो सर। रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही यही कहता है कि नहीं, लेकिन सुप्रीम लाइसेंस- कोर्ट के इस ऑर्डर पे भी कई लोगों को आपत्ति है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जब आपने विशेषज्ञ समिति बनाई ना आपने, हाई पावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने अमाइकस क्यूरे नियुक्त किया। अमाइकस क्यूरे होता है जो हम उसको कोर्ट न्याय का मित्र दोस्त। कहते हैं। कोर्ट उसको ये कहता है कि काइंडली हेल्प अस, इस मामले में आप रिसर्च करो और हमें बताओ। और हम अमाइकस क्यूरे ने रिपोर्ट दी कि भारतीय वन सर्वेक्षण कौन के वो? थे कौन वो? के परमेश्वर, के पर तो वो सीनियर एडवोकेट हैं और कई मामलों में कोर्ट उन पर भरोसा करता है और उनको कहता है कि आप हमें हमारी मदद करो। अब कोर्ट कह रहा है कि ठीक है हम वो सब करते हैं, लेकिन हम उनके एडवाइस मानने को बाध्य नहीं हैं। अब वो विशेषज्ञ समिति भी कह रही है कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट है पुरानी वाली, जो कहती है कि अरावली को पूरा इंटायर अरावली माना जाए और इसका संरक्षण बिल्कुल अक्षरशः और बिल्कुल निष्ठा के साथ किया जाए, अब आप उसको भी नहीं मान रहे हो, आप अमाइकस क्यूरे की रिपोर्ट को भी नहीं मान रहे हो, तो फिर तो ये सारी चीजें आई वॉश के लिए हो गई ना। नहीं, पीयूष से पूछते हैं कि क्या कितना और सर्कुलर आएगा सरकार का? एक दो तीन तो आ गए, हाँ, तीन स्टेट्स को कह दिया है कि आप वहां पे माइनिंग बंद कर दीजिए। और हालांकि कई बार ये भी सरकार के लोगों से हमारी जो बात हुई उनका ये कहना है कि कुछ चीज़ें लोगों को भ्रमित करने के लिए भी फैलाई गई हैं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके माध्यम से उसका इस्तेमाल किया गया है गलत खबरें फैलाने का। माइनिंग जो जहाँ पे संरक्षित जगह है वहाँ पर माइनिंग तो नहीं कर रही है, और जो भी हो रहा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस पर, उनके कहने पर ही। अरे भाई, तो वापस लेंगे कि नहीं ले रहे हैं? या रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि नहीं? रिपोर्टर्स ऑन एयर मत बताओ, रिपोर्टर्स ऑफ एयर बताओ क्या हो रहा है। वो तो नहीं, मतलब भीतर क्या चल रहा है? हमको में लग रहा है कि सरकार थोड़ा सा सख्ते में तो है। सख्ते में है, लेकिन आप सोचिए किस तरह से सरकार का एक्सप्लेनेशन बार बार आया है। और क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी चीज़ निकल के सामने आती है तो उसके कई पहलू होते हैं, और एक पहलू खराब पहलू भी होता है और एक पहलू ऐसा भी होता है जो भ्रामक करने वाला होता है। तो उसको रोकने के लिए भी सरकार बार बार एक्सप्लेनेशन दे रही है। अब आगे कोर्ट में क्या होता है वो तो फिर उसके सरकार तो बाद ही सरकार एक्सप्लेनेशन को कुछ ना कुछ देगी। करना पड़ेगा। और हमें तो कई बार दिखा कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से एक्सप्लेनेशन ही दे रहा है। दे ही रहा है, हाँ। जिन्होंने जजमेंट दिया वो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आमतौर से जजेज ये कहते हैं कि हम अपने फैसलों पर और जनता को सफाई देने के लिए वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक्सप्लेनेशन हो रहा। बट भ्रामक करने वाली बात पे मुझे दो छोटी छोटी चीजें याद आ रही। भ्रामक करने के नैरेटिव में तो ये भी चल रहा है, कोई बता दिया कि दिल्ली में प्रदूषण जो है अरावली की वजह से, कटोरा नुमा इलाका है ये, इसलिए प्रदूषण यहीं रुक जाता है। हाँ। और एक ने तो ये बताया, महान यूट्यूबर हैं, बता रहे हैं कि ये बे ऑफ बंगाल से जो बारिश के लिए जो निकलते हैं बादल, वो आ नहीं पाते हैं। और ये इधर से वेस्टर्न घाट से जो निकलते हैं, असल में अरावली की वजह से उधर राजस्थान में बारिश नहीं हो पा रही। वाह, तो आप अरावली हटा दीजिए, बारिश करा दीजिए सब जगह। ये क्या ये तो मतलब समय बताएगा कि ये इस तरह के किस्से कहानियां कितने काम आएंगे। लेकिन जो भाई वो लोग कोई पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं है जो यूट्यूबिये हैं, हाँ। लेकिन जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि अगर अरावली नहीं रही तो इसका खामियाजा पूरी एक पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और ये निर्णय मुझे ऐसा लग रहा है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। इस नए तो वर्ड ये से, बिल्कुल यूट्यूबिये से जितने भी यूट्यूबर्स है ना, वो आप पे मानहानि का किस्सा वो कह अरे मानहानि का, यूट्यूब करते हैं तो उसको यूट्यूब कह दो, अंग्रेजी में यूट्यूबर कह दो, तो वो वही होता है ना। सर तो एक अलग टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं यूट्यूब टिकटॉक ये नहीं होते थे पहले, टिकटॉक। हाँ। अरे देहाती में तो ऐसे ही बोलेंगे ना, यूट्यूब ये कहाँ है? टिकटॉक ये यूट्यूब ये बन गए हैं अब। हाँ, आप पूरे संजय जी और यूट्यूब की कहानी, और इंस्टा ये तो इसमें ये तो ठीक है कि लम्हों ने कथा की और सदियों ने सजा पाई। इसका नुकसान मुझे लग रहा है कि जो लोग इस मामले के जानकार समझदार लोग हैं उनकी बातें माननी चाहिए। लेकिन अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अब ये देखना है कि हाँ मजबूरियां हैं। हाथ पकड़ के कोई बैठा होगा और बार बार ट्विस्ट कर रहा होगा, आर्म ट्विस्ट, तो उसमें बड़ों की जान निकल जाती है। उसमें चाहे बड़े गुंबद के नीचे रहने वाले हों कि छोटे गुंबद के नीचे रहने वाले हों। अरावली को लेकर घमासान जारी है। सियासी घमासान एक और है, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी घमासान है, और इधर हमारे इस रिपोर्टर्स ऑफ एयर के न्यूज रूम में भी अलग अलग घमासान है सभी रिपोर्टरों के। सर बता ही नहीं रहे। ये
अब ये लेते पहुंची हैं नहीं छोटा रही। सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मौसमी आपको बताएंगी कि सचिन पायलट से फोन पर अरावली को लेकर उनकी क्या बातें हुई और आगे की उनकी प्लानिंग क्या और है। सचिन पायलट इसके कितने साथ कॉल ही मिस कर दिए उन्होंने। पीयूष और बाकी लोग भी बताएंगे कि इसके कानूनी पहलू, सामाजिक पहलू क्या क्या है। वो सर्द रात साल की आखिरी रात थी, 31 दिसंबर की रात, जब पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ था। जश्न का रंग शहर की सड़कों पर रोशनी बनकर बिखरा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में पुलिस की तेज रफ्तार गाड़ियां सायरन बजाती हुई शोर के बीच से निकलती थी और उनके गुजरते ही जश्न में झूम रहे लोग एक पल के लिए चौंक जाते थे। पेट्रोलिंग तो हर साल होती थी, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा थी। लोग कह रहे थे कि पुलिस ने रेड अलर्ट जारी किया है। इंफॉर्मेशन है कि कुछ संदिग्ध लोग शहर में दाखिल होते हुए दिखाई दिए हैं और वो नए साल की रात किसी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। समोसा तभी मिलेगा जब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो ऐसे तो कई बार ये वैसी वाली भूख हड़ताल होगी क्या जो कांग्रेस ने की थी एक बार? राजघाट पे की थी। हाँ, राजघाट पे भूख हड़ताल। ऐसी कमाल की भूख हड़ताल भारत में। और अरविंदर सिंह लवली जो अभी बीजेपी के एमएलए 8 बजे से भूख हड़ताल थी। भूख हड़ताल की थी। क्या हुआ, ये तमाम लोगों को कांग्रेसी वहां पे जुटने लगे, बेचारे भूखे प्यासे आ रहे थे कि हाँ भाई नेता लोगों ने कहा है आज खाना नहीं खाना है, उनका त्याग करना है, तो ये आ रहे हैं, अपना बैठ रहे हैं। वहाँ पे गाना भी चल रहा था, मुझे याद, गाना तो नहीं, भजन रघुपति राघव राजाराम। तभी वहाँ पे आपको एक तस्वीर मिली अपने फोन के अंदर, उसमें अजय माकन और ये तमाम जो लोग शायद गोल मार्केट में कहीं हैं। छोले भटूरे खा रहे हैं आराम से बैठ के। वो वायरल भूख हड़ताल वाले दिन। हाँ, सुबह सुबह। मौज में कमाल ये नहीं है कि उन्होंने खा लिया बेचारों ने, चलो वो तो खा सकते, भूख लगता है। जब वो वहां पर आए स्थल पे, धरना स्थल पे, तो हम लोगों ने पूछ लिया हाँ कि भाई आपने तो आज भूख हड़ताल कहा है और आप खा के आए। उन्होंने कहा भूख हड़ताल अब से शुरू हो गई। यानी 8 बजे से भूख हड़ताल, 7:50 पे छोले भटूरे खा के आराम। चलिए, भूख हड़ताल तो चलती रहेगी, लेकिन हम बात करते हैं ब्रेक के बाद फिर, क्योंकि ब्रेक खत्म हो गया है। अच्छा, हो गया खत्म। हाँ, अरे गजब। ब्रेक के बाद अब हम बात कर रहे हैं फिर अरावली पे घमासान, जिसमें मौसमी तुम्हारी फोन पे बात हुई थी सचिन पायलट से। तो क्या करने वाले हैं ये लोग? कांग्रेस तो नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट नहीं, हमको ये लग रहा है कि ये कांग्रेस जो है बिल्कुल इसको आक्रामक तरीके से उठाने जा रही है। क्योंकि हमको लगा, जैसे ही हम ऑफिस में थे तो देखा कि अरे सरकार ने लिख दिया है, सरकारों को तीनों को सर्कुलर आ गया है। तो फिर ये हुआ कि अब तो क्या राजस्थान में यात्रा वाता पद यात्रा है वो कैंसिल हो जाएगी। सचिन पायलट पहले अपनी सरकार के खिलाफ ही पदयात्रा निकाल चुके हैं, आप लोग को याद हो, अशोक गहलोत के समय। हाँ बिल्कुल, अशोक गहलोत के समय भ्रष्टाचार को लेके, पेपर लीक को लेके लगातार काफी इन्फ्लुएंस लगते हैं। तो पदयात्रा तो भाई नेताओं का, अब राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस है तभी तो कांग्रेस में है, वरना तो मोदी से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो राहुल गांधी से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। एक बार जो पीएम मोदी से इन्फ्लुएंस थे वो चले गए उस तरफ। एक बार इन्फ्लुएंस होने की पूरी कोशिश कर चुके हैं वो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन मौसमी कई लोग ऐसे हैं जिनकी आत्मा चोला बदलना चाह रही है, लेकिन वो बदल नहीं पा रहे। मैं आपको बताऊं कि 1-2 लोग हैं। नहीं, पर मैं आपको बताऊं कि अब टेबल्स हैव टर्न्ड। हमको एक नेत्री जो हैं वो बोली थी कि कई लोग हैं जो बीजेपी खेमे में बैठे हुए हैं, 2-4 सांसद जो मेरे टच में हैं कांग्रेस की, और वो बोली कि मैंने लगातार मैं बीजेपी कांग्रेस के आला नेताओं को बोल रही हूँ आपकी मुलाकात करा दूं, पर मुझे उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है अपने पार्टी हाईकमांड से। तो वो कह रहे हैं कि मैं कैसे इनकी ज्वाइनिंग कराऊं जब मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो अब ये तो इनको टाइम कैसे मिलेगा? बीजेपी के सांसद जो कांग्रेस में पहले थे वो वापस कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। 24 में भी बहुत सारे आए थे, राहुल कसवा आए थे, वीरेंद्र सिंह आए थे। नहीं, पीयूष बड़ा बम फोड़ रहे हैं कि कई बीजेपी के नहीं, मैं नहीं फोड़ रहा, ये आपने नहीं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तुम खाली ये क्लियर कर दो कि वो जो बड़ी नेत्री जो तुम्हें बता रही थी वो कांग्रेस की है बीजेपी की? वो कांग्रेस की नेत्री हैं। उन्होंने बोला कि ये देखिए मेरा मैसेज, मैंने ये मैसेज भेजा है पार्टी लीडरशिप को कि 3-4 बीजेपी एमपीज वांट टू ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस क्या मिलेगा? बट ये तो उनसे बात करनी पड़ेगी ना, किस राज्य में क्या मिलेगा। अब तुम और वो नेत्री बड़ी कैसे, उन्हें खुद अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। अब उनको ही टाइम नहीं मिल रहा है
किससे? अच्छा ये बताओ कि जहाँ पे समुंदर बहुत बड़ा हो और गहरा हो, तो वहां पे तो आप पूरे भीड़ में पहचाने नहीं जाते हैं। जब आपके सांसद 100 हो तो कम से कम आपकी गिनती उससे पहले तो हो जाती है। जब सांसदों की संख्या बीजेपी के समुंदर की तरह है तो कोई भी पेड़ के नीचे खड़ा है पहचान में नहीं मैम, आएगा। एक कांग्रेस के सांसद से मेरी बात हो रही थी, बहुत वरिष्ठ हैं वो, छोटी सी बात कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि उनको अपॉइंटमेंट मिलता है इसीलिए वरिष्ठ है। बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने मेरे से ये कहा कि अगर मेरे पास 100 सांसदों की ताकत होती राहुल गांधी जैसी, तो मैं सरकार के नाक में दम कर देता। इसीलिए उनके पास नहीं है। ये हमेशा होता है, ये हम जो नहीं हो सकता वो हमेशा इतना यही बोलता है कि भाई अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा कर देता। तो नहीं, उनके ऐसा पास नहीं होता है सिर्फ भाई। 99 कांग्रेस के हर सांसदों किसी की कहानी अलग है। सिर्फ राहुल, 99 कांग्रेस एक दो बड़े सांसदों का लीडर तो समर्थन नहीं हैं है जो उनके पास। मतलब जो शेर है कि उसी को हक है जीने का इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो एक दो लोग तो हैं ऐसे नहीं, जिनका अच्छा, सत्य लेकिन परेशान इंसान- अच्छा हो मैं जाता है। सचिन पायलट पे आ हाँ, जाती जी, हूँ जी। वापस। हाँ। ये हम लोग जब अगली बारी रिपोर्टर्स ऑफ एयर में आएंगे तो इधर से राहुल भी और पीयूष भी सब लोग सांसदों के नाम लेंगे जो इधर से उधर जाना चाहते हैं, इधर से उधर जाना, तभी वो उसकी तस्दीक हो पाएगी, है ना संजय जी? अभी सचिन- मिलॉर्ड। तब तक हो सकता है कि ये हो ही जाए, इधर वाले उधर चले जाएं, उधर अभी वाले अभी इधर सचिन आ जी जाएं। जो अभी एक जगह दिखा रहे हैं अपने आप को, उनकी कहानी नहीं सचिन बिल्कुल नहीं नहीं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सचिन बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं कांग्रेस के। हाल ही में मैंने एजेंडा में उनका इंटरव्यू किया था और ये देना पड़ेगी दाद सचिन को कि बहुत बेहतरीन ढंग से सचिन ने कांग्रेस, हालांकि दिग्विजय ज़्यादा मतलब उन मामलों में कि उनके बयान ज़्यादा विवादित हो जाते हैं, लेकिन सचिन बार बार फोकस कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है। बोल रहे थे अरे मौसमी आप तो मौज ले रही हैं, जैसे पीयूष अभी मौज ले रहे हैं वैसे हमें भी बोला आप तो मौज ले रही हैं, हारी हुई पार्टी है और हारी हुई पार्टी है, पर हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम लड़ेंगे उसको। तो उसमें ही सचिन अरावली को लेके हमसे 8-10 फ़ोन कॉल इधर उधर हुई, क्योंकि हम उनको फ़ोन कर रहे थे तो उन्होंने नहीं उठाया, जब वो हमें फ़ोन कर रहे थे तो हम सैम पिट्रोडा साहब का इंटरव्यू कर रहे थे। बदला चुका लिया तुमने? नहीं तो मैंने देखा इतनी सारी मिस कॉल्स, क्योंकि वो अरावली को लेके उन्होंने कहा हम लोग इसको पीछे नहीं लेने वाले। अभी जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है और हम लोग हर एक ज़िले में करने वाले हैं कि भाई 3 मुद्दे हैं इसमें। एक तो उन्होंने सचिन ने बोला कि भाई एक तो बात आप कह रहे हैं कि आप रिव्यू पिटीशन डालिए, सरकार डाले कि ये डेफिनेशन चेंज हो, ये स्लोप वाला जो है 3 डिग्रीज वाला जो स्लोप वाला है वो मामला डले, और ये जो हिल टू हिल के बीच की जो गैप है 500 मीटर वाली उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि 500 मीटर तो कुछ नहीं होता, 500 मीटर से कम होगा तो आप सब खोद डालेंगे। बिल्कुल। तो वो चीज़ आप कीजिए, और फिर आप 100 मीटर्स अगर आप लेते हैं तो उसमें 90% पहाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। 1,48,000 पहाड़ियाँ जो है वो 100 मीटर के दायरे से नीचे है। मेरा ये कहना है कि अगर 100 मीटर वाला लेते भी हैं तो पहाड़ के दामन में जो निचली जमीन है, जो उसका जिसको हम तराई बोलते हैं, वो तो सारा खोद देंगे तो वह पहाड़ ही पहाड़ रह जाएगा फिर तो बाबा जी, तो वही बाकी सारा तो निकल जाएगा तो मामला। वही सचिन कह रहे हैं कि यहाँ पे जयपुर में भी सरकार हिली हुई है, और यही वजह है कि बार बार बयान पे बयान ये लोग दे रहे हैं, तो हम लोग बैकफुट पे इस पे नहीं आने। और भूपेंद्र यादव राजस्थान से ही आते हैं, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है। लेकिन सवाल फिर जब वो ये कर रहे होंगे मैडम, तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। जो अशोक गहलोत की सरकार थी वो पिटीशन में गए थे पिछली बार, ब्लैंकेट बैन का जब प्रपोजल आया था सुप्रीम कोर्ट में मामला, तब पिटिशनर अशोक गहलोत की सरकार भी रही थी कि आप ब्लैंकेट बैन मत लगाइए माइनिंग एक्टिविटीज़ पर। लाखों लोगों का इसमें रोजगार जुड़ा हुआ है, मजदूर जुड़े हुए हैं, तो बहुत परिवार का इनकम छिन जाएगा। तो कई एस्पेक्ट्स हैं, आप पॉलिटिक्स में रहते हैं, विपक्ष में होते हैं तो अलग रोल है, सत्ता पक्ष में होते हैं तो अलग नहीं, रोल कई है। लोग तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का बहुत बड़ा रोल है, जो कांग्रेस दिख रही है। अब ऐसे उनकी तबीयत नासाज है अशोक गहलोत साहब की, उनको पीछे बुखार हो गया था, तो कई लोगों का कहना है कि वो बैठे बैठे ही ये पूरा का पूरा जो खेल है, आप कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट का, परसों उनसे पवन खेड़ा जाकर मिले, दिल्ली से स्पेशल फ्लाई कर गए, वो भी राजस्थान से हैं। और जो टीकाराम जूली हैं CLP, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने पूरा एक खाका बना लिया है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं अध्यक्ष, ये तमाम लोग मिलकर 19 जिलों में यात्रा निकालेंगे, सड़क पर उतरेंगे। 4 राज्यों में अरावली है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। उन तमाम राज्यों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की जा रही है ताकि एक समन्वय बना रहे कि कैसे सरकार को घेरना है। लेकिन अशोक गहलोत
भी एक फोर्स है, मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो ये पूरा का पूरा हम सड़क पर देख रहे हैं, उनका भी आप कह सकते हैं कि योगदान है। देखिए पब्लिक परसेप्शन जो होता है वो आज का है। 2006 में आपने एफिडेविट क्या दिया था, ये लोगों को बताना क्या किसको बहुत मुश्किल है। लेकिन वही तो ये बता रहे हैं कि जो अभी तक चीजें हुई हैं उसमें अशोक गहलोत की सरकार का भी योगदान है चीजों को वर्स्टन करने में, एक वर्सन करने में। शरद जी की रिपोर्ट भी देख रहा था इस पे, जो हमारे दर्शक हैं वो जाके देख भी सकते हैं वो रिपोर्ट्स। और नहीं, उसमें जयराम रमेश और भूपेंद्र मुद्दा है। यादव की जो तूतू में हुई वो यही हुई कि भूपेंद्र यादव ने ये बोला कि आपको तब नहीं दिखा जब अशोक गहलोत इस फैसले के खिलाफ गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, और जब अरावली का डिस्ट्रक्शन हुआ अशोक गहलोत की सरकार में हुआ, तब जयराम रमेश की एनवायरमेंटल हैट कहाँ थी? तब जयराम रमेश को नहीं दिखा कि अरावली डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आप ही लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो ये तू में चल रही है संजय। वो गंगा घाटी में जिस समय बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे थे, उस समय जयराम रमेश ही मिनिस्टर थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर, और उस समय की सरकार ने भी यू टर्न लिया था और चीजों को बंद कराया था, क्योंकि कोर्ट और बाकी सारे लोगों का अरावली एक इमोटिव इशू है राजस्थान के लिए। देखिए जितने भी गढ़ हैं, गढ़ आप समझते हैं ना, जो फोर्ट्स हैं, वो सब अरावली के ऊपर बने हुए हैं। वहां पर आप कैसे लेगेसी का पार्ट है अरावली, वहां के रोजमर्रा के जीवन का पार्ट है। और मैं कल एक नेता के पास बैठा था, एक नेत्री के पास राजस्थान की, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मत चौंकिएगा अगर कुछ समाज, जिसमें उन्होंने कहा कि राजपूत, भील, मीणा, ये जो समाज है ये सड़क पर आ जाए, क्योंकि इनका रोजमर्रा का रास्ता है अरावली के साथ। तो एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है राजस्थान में, जिसकी कोशिश जाहिर है एक राजनीतिक दल है, कोशिश कर रहा है वो और दिख भी रहा है जमीन पे। तो वही तो कि अब मुझे तो इसका चर्चा का अंत करते हैं कि जिसने जख्म दिया है वही मरहम लेके भी आ रहा है। वो ये बता रहा है कि भाई अब ऐसे प्रदर्शन कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो ये जो विचारधारा का बदलाव है, अचानक से एकदम ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं लोगों के, क्यों ना कोई तो प्रेशर है। पर संजय जी इसीलिए कहते हैं ये जो तुमने खुद को बदला है, ये बदला है या फिर बदला है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो आज तो संजय जी पूरे मूड में है। साल अंत होने वाला है ना, साल का अंत है, संजय जी की पार्टी वार्टी भी प्लान और कर मुझे रहे हैं। याद आ रहा है कि हम लोगों ने पहला एपिसोड जो पायलट बनाया था वो इसी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ही बनाया था। हाँ। तो लगभग हमारे को भी 1 साल हो गया। कुछ संगठन 100 साल के हो रहे हैं, तो हम 1 साल के हो रहे हैं। हाँ, और उस वक्त भी आपको याद हो संजय जी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री का, और हम लोग वो पूरा उनका जो अंतिम यात्रा है उसको कवर करके ग्राउंड जीरो से, उसके बाद ही हम लोग ने पूरा उनको भी श्रद्धांजलि दी थी और उनके बारे में काफ़ी चर्चा की थी। और इंटरेस्टिंग है कि उनकी जो पुण्यतिथि, पहली पुण्यतिथि अभी आज ही के दिन हुई है। तो मतलब एक दौर था प्रधानमंत्री रहते हुए भी, मुझे याद है कि किस तरीके से एक ऐसा शख्स जो घंटों चलता था बतौर अपने बचपन में स्कूल जाने के लिए, उनके गांव में स्कूल नहीं था। मैं उनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ रही थी, तो स्कूल नहीं था, और वो पाकिस्तान के जिस गांव में रहते थे उस समय यूनाइटेड भारत था, तो पूरा पढ़ने की जिज्ञासा इतनी थी। और यही मनमोहन सिंह कहते हैं ना कि मतलब उनके, मैं जो भी हूँ आज अपने एजुकेशन की वजह से हूँ, और उस वक्त उनके पास पैसे भी नहीं थे, पर स्कॉलरशिप पे वो विदेश गए और यूनिवर्सिटी में पढ़े और वापस आए। एक ऐसे शख्स जिनके लिए नरसिम्हा राव ने कहा था, मुझे याद है नरसिम्हा राव साहब ने कहा था कि मैं इनको देश का वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ और ये यूजीसी चेयरमैन बनना चाहते हैं। मतलब उन्होंने किसी से जिक्र करते हुए कहा था, क्योंकि उन्होंने वेंकट रमन साहब से पूछा कि मैं किसको वित्त मंत्री बनाऊं अपना, जब नरसिम्हा राव सरकार आ रही थी। तो वेंकट रमन क्योंकि इंदिरा गांधी के दौर पे वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे चंद्रशेखर और बड़े अर्थशास्त्री हैं साहब की सरकार में, तो वो अच्छे रहेंगे। पर आपको देखिए ना, खुद को हमेशा कम आंक के देखते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मुझे याद है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को लेके काफ़ी चर्चे होते थे, और यही मीडिया सेंटर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जब आदमी गहराई में जाता है ना तो मौन हो जाता है। एक बात और मनमोहन सिंह के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने, मतलब संसद में कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसी हाजिर जवाबी दिखाई, और लेकिन आमतौर से वो मौन रहते थे। 2 लोग थे जिन्होंने मौन रहते हुए सरकारें 5-5 साल चलाई। नरसिंह राव साहब भी मौन रहते हुए ही उन्होंने सरकार चलाई, बहुत कुछ किया।
और मनमोहन सिंह जी तो खैर 10 साल। नहीं, पॉलिटिक्स में ये कहते हैं कि साइलेंस इज ऑल्सो एन आंसर। यस, प्रियंका और राहुल को लेकर बड़ी चर्चा है कि 2 अलग अलग गुट हो गए हैं, ऐसा हो गया। लेकिन इससे पहले मैं एक किस्सा बता दूं कि अटल जी की हाजिर जवाबी था। अटल जी से लोगों ने बहुत तीखे सीधे सवाल पूछे। अभी अगर हम पीछे देखें तो जावेद अख्तर साहब ने जो इंटरव्यू किया, सीधे सीधे सवाल दिए और उन्होंने सीधे सीधे तुर्की बतुर्की जवाब दिए। एक बार ऐसा ही किस्सा है कि लखनऊ में अटल जी तब वहाँ के सांसद थे और वहाँ आए हुए थे दौरे पे, पत्रकारों के साथ बैठकर अनौपचारिक बातचीत हो रही थी। तो किसी मुँह लगे पत्रकार ने उनसे पूछ दिया कि अटल जी, बहुत लोग चर्चा करते हैं कि आप शराब पीते हैं, तो क्या आप शराब पीते हैं? तो अटल जी 4-5 सेकंड मौन रहे, आंखें बंद की। उन्होंने कहा कि देखिए, सदन में प्रश्नकाल शुरू होता है तो शोर रहता है, फिर उसके बाद 0 आवर आता है, फिर शोर हो जाता है, सड़क पर ट्रैफिक का शोर है, घर जाएं तो इधर शोर है, बाहर निकलें तो शोर है, फिर शाम होते ही सारा शोर शराबा हो जाता है। उसके बाद एक जोरदार ठहाका हुआ और ठहाके में ये जवाब गुम हो गया। बताइए, जवाब मिलने वालों को जवाब भी मिल गया और जिसको नहीं चाहिए उनको हंसी का एक जरिया मिल गया। तो अटल जी का बड़ा जोरदार था इस मामले में। अभी उनके साथ लंबे समय तक काम किया अश्विनी वैष्णव ने, जो आईएनबी मिनिस्टर है, लंबे समय तक उनके साथ रहे अटल जी के साथ। तो हमने उनसे पूछा कि सर आपका कोई एक्सपीरियंस। सीधा जवाब था अश्विनी वैष्णव जी का कि जब भी वो मिलते थे, कोई बात अगर कुछ भी कहनी हो तो हमेशा जवाब उनका इस तरह से होता था, हा 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 हा। तो ये हमेशा उनका कुछ भी, कोई भी बात हो, अगर वो बोलना चाहते हो, नाराज भी हो या खुश भी हो, तो इस तरह से अपना एक उनका तकलिया कलाम था कि भाई इस तरह से रिएक्ट कर दिया करते थे। अब तो इसी में मैं आपको एक बात बताऊं, अश्विनी वैष्णव की का हम जिक्र कर रहे हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग के बाद हमेशा वो ब्रीफ करते हैं बिकॉज वो आईएनबी मिनिस्टर है। तो उस मीटिंग के बाद जब वो निकल रहे थे तो हम लोग उनसे ऐसी ऑफ रिकॉर्ड कुछ खबरें कि सरकार में क्या चल रहा है सर, आज कैबिनेट में क्या क्या हुआ, ऐसी बातें हम कर रहे थे। अचानक से 2 कैमरामैन आते हैं उनके पास, बुजुर्ग, काफ़ी उम्रदार कैमरा पर्सन है वो, दूरदर्शन के, उनके पास आते हैं और आके बोलते हैं कि सर ये 27 साल हो गए हैं और हम लोगों को पेंशन नहीं मिली है, और पिछले कई सारे ऐसे नॉर्म्स जिसमें अटका हुआ है। अच्छा, रिटायर्ड कैमरा पर्सन, पेंशन नहीं मिल पा रही हम लोगों को। हम कई बार लोगों के पास जा चुके हैं, अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने बोला, क्या होता है कि कोई नेता अगर 4 पत्रकारों से बात करता है और एकदम से कोई आके इंटरफेयर करता है तो वो उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई मैं कुछ खबर बता रहा हूँ या कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। सब कुछ छोड़ा अश्विनी वैष्णव ने, तुरंत उन्होंने उस कैमरा पर्सन की बात सुनी, उन कैमरा पर्सन की बात सुनी और सुनने के बाद कहा, उन्होंने कहा कि पीआईबी से कौन है यहाँ पर। पीआईबी एक विंग होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक विंग होता है। अधिकारियों को मेरे सामने बुलाया और कहा आप अभी के अभी दूरदर्शन ऑफिस जाएंगे, 1 घंटे में मुझको ये बताएंगे कि क्या हुआ इसमें अपडेट, और आज के आज इसको रिजॉल्व करेंगे, और आज के आज इनकी 27 साल से अटकी हुई पेंशन इनके अकाउंट में मैं चाहता हूँ पहुंचे। मैं वहीं खड़ा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सामने वो अधिकारी वहां से गए, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद तो ना सिर्फ मामला सुलट गया, उसके बारे में जानकारी कि किन प्रावधानों में, किन कानूनों में वो फंसा हुआ था, उसके बारे में जानकारी हमको पता चली एक सूत्र के माध्यम से। और ये पता चला कि पूरा मैटर सॉल्व हो गया है। उन दोनों कैमरा पर्सन्स के अकाउंट में 27 साल से अटकी हुई पुरानी पेंशन उनके अकाउंट में आ गई है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से आप एकदम प्रोएक्टिव उसी समय आप एक्शन ले लें। या तो इसमें मुझे एक चीज लगती है, या तो 27 साल की नौकरी के बाद वो पेंशन होगी, या 27 साल से अगर पेंशन अटकी है तो जितने वो बुजुर्ग नजर आ रहे थे तो वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप कितना 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, वो 77-80 के आसपास थे, क्योंकि वो ढंग से अपनी बात रख भी नहीं पा रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे जब वो अश्विनी वैष्णव जी से बात कर रहे थे। नहीं, मुझे लगता है कैमरा पर्सन्स और मीडिया कर्मियों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस तरीके से बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं और सोशल सिक्योरिटी भी उतनी नहीं रहती। बट लेकिन ये अच्छी बात है ना कि 1 घंटे में उस मैटर को सॉल्व हो जाना जो 27 साल। अब इसके बाद अपन एक दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं, चर्चा करते हैं, जिसमें भी कोर्ट, उस मामले में भी कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है और विवाद इस पर ही हो रहे हैं कि जो आदमी 6 साल पहले जिसने अपनी सज़ा के खिलाफ अपील की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट को 6 साल बाद लगा कि भाई ये तो इसकी जो अपील है वो तो इसके जीवन के और जीवन के स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ी हुई अपील है। और हम बात कर रहे हैं कुलदीप सिंह सेंगर की, जिनके ऊपर रेप का आरोप है और
जो पीड़िता है उसके पिता की हत्या का आरोप है, उसमें वो 10 साल की सज़ा झेल रहे हैं, बाकी में उम्र कैद की सज़ा झेल रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने 2020 में अपील, सज़ा के खिलाफ अपील लगाई थी। वो अपील 4 बेंच सुन चुकी है उसको। अब जाकर चौथी बेंच ने ये कहा कि भाई इनको ज़मानत दी जाए, और ज़मानत पे कई एनजीओज और पीड़िता के परिवार वालों ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन भी किया है, ये कहते हुए कि इसको नहीं दी जाए, ज़मानत पर रिहा नहीं किया जाए, क्योंकि अगर इसे किया जाएगा तो हमारे सुरक्षा को और हमारे लोगों को खतरा है, क्योंकि ये फिर बाहर निकल के और ये हमें को परेशान कर सकते हैं। तो ये सेंगर वाला मामला अकेला नहीं है। कोर्ट की अगर हम बात करें तो 16 साल पहले सोनीपत में एक लड़की पर तेज़ाबी हमला हुआ था। 16 साल बाद लोअर कोर्ट ने सारे लोगों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि जांच में खामियां हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं जांच में खामियां हैं तो जिसने खामी की है उसको पकड़ो। आप न्याय करते हो ना, तो आप उसको पकड़ो, पुलिस वाले को जो अपनी ड्यूटी में खामी बरत रहा है जी। तो आपने, अब वो लड़कियां रो रही हैं कि हमें 16 साल में ये इंसाफ नहीं मिला, हम हाथों हाथ ही अगर फैसला कर लेते तो सही था, हम क्यों चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कहने में तो बात अच्छी लगती है, किताबी बातें हैं, मैं तेरे लिए चांद और सितारे तोड़ के ला सकता हूँ। आजकल कोई अमरूद भी तोड़ के नहीं लाया किसी के लिए, है ना। इंसाफ मिलना इस तो देश के अंदर ये काफी कहने वाली मुश्किल है। बात है कि इंसाफ के आगे सब लोग एक बराबर हैं। कोई, मुझे तो एक बराबर नहीं लगते हैं। जिस दिन भाई कानून की किताब में लिखा है कि 2 और 2 4, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जज साहब का मूड अगर सही है या उस दिन वो अलग उसमें है, एक ही मामला होता है, अलग अलग बेंच में है, तो एक जमानत दे देता, दूसरा जज उसको लेकिन संजय सर, convict इसमें कर एक देता मसल है। पावर भी जो है ना इंसान की, वो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा रूल होता हुआ नजर आता है। मुझे ये लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि हमारी निगाह में सब बराबर है, कई बार हमने देखा है कि कानून की किताब कहती है 2 और 2 4, हाँ। लेकिन कई बार सामने वाले की औकात देखने के बाद और वो तय कर देते हैं कि हमारे तो 3.25 ही होगा। बहुत बड़ी बात कई है, बार मतलब 4.25 भी हो जाता है। सही बात है। मतलब दोनों ने किया था प्यार, मगर तुम्हें याद रहा मैं भूल गया। जब दोनों ने अपराध किया है तो अगर अलग अलग कोर्ट में है, एक जज जमानत दे देता, दूसरा जज अंदर कर देता है। जब अपराध एक है तो सजा 2 अलग अलग कैसे हो सकती है? अब जैसे देखिए लोग, मतलब ये जो इंसाफ की डगर है ना, मुझे लगता है कि वो एक अंधी सुरंग है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफर में रहा। अब ये बाबा राम रहीम को देखिए, 11 बार से ज्यादा बार फरलो मिल चुका है इनको। जब भी कोई चुनाव होता है फरलो मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? फरलो क्या होता है? 40 दिन का छुट्टी होता है क्या? फरलो तो ये होता है कि मैक्सिमम 30 दिन 40 दिन की छुट्टी होती है, और वो उनको सुधारने के लिए जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं उनको फरलो मिलता है, और जो आमतौर से विचाराधीन कैदी होते हैं उनको परोल मिलता है। फरलो तो कई बार उनको भी मिलता है कि साहब मैं सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो उसके लिए भी मिल जाता है। अच्छा। कई सजा याफ्ता लोगों को इसलिए मिल जाता है, वो कहता है जी हमारे वंश बढ़ाने वाला चाहिए, बाल बच्चे भी आने, तो उसको भी मिल जाता है कि जाओ परिवार बढ़ाओ। हाँ, कई बार पारिवारिक जिम्मेदारी, जी खेतों में फसल कटने वाली है और हमारे परिवार में कोई नहीं है देखने वाला, तो उसको फसल कटने को भी परलो मिल जाती है। इनको 30 दिन की 40 दिन की 30-40 दिन की मिल जाती है। तो भाई कोई तो रहता है जिसको बिल्कुल नहीं मिलता और किसी को एकदम से मिल इसी जाता है। ये इसमें कानून कुलदीप कहते हैं सेंगर- कि कानून अंधा होता है, तराजू बराबर होता है, ये सब क्या ये कहने की बातें हैं? हालांकि वो मूर्ति की बातें हैं, और अब तो कानून की देवी के सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रेमाइसेज में उसकी आंखों की पट्टी भी खोल दी। अच्छा। लोगों को डर न लगे, तलवार भी हाथ से हटा दी। अच्छा, हटा दी उसके है? हाथ में संविधान आ गया। अच्छा। लेकिन भाई तराजू है कि नहीं है? मूर्तियां बदलने से व्यवस्था थोड़ी बदलती है। मैं मसल पावर व्यक्ति की बात नहीं, कर रहा था। व्यवस्था बदलिए, सत्ता नहीं, समाज बदलिए। लेकिन यहाँ लोग सोचते हैं सत्ता बदल गई सब कुछ बदल आपसे जाएगा। एक सवाल है सर, ये कि डेविल्स एडवोकेट के तौर पे इसमें कि ये क्या लीगल वर्सेस मॉरल वाली बात हो रही है? क्या लीगली जो हुआ, अपील में तो मामला जा ही रहा है खैर, लेकिन कई लोग कह रहे हैं, हम ग्राउंड पे देख रहे थे कि नहीं लीगली देखिए साउंड है लेकिन मॉरली गलत हो गया, तो क्या वो वैसा कोई मामला है क्या? क्या 7 साल ही होती है सजा? और कहते हैं ना कि अग्रेसिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये क्या, ये पब्लिक पॉक्सो का सर्वेंट कुछ नहीं देख है? रहे हैं बताया कई गया। कई जज ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं, हाँ। और वो भी इसी कॉलेजियम से पारित होके आते हैं उनके नाम,
और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जिसकी मजम्मत सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये क्या है। मतलब शर्मनाक फैसले दिए। शर्मनाक फैसले दिए। उसमें वो जस्टिस गनेडी वाला थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन्होंने ऐसा फैसला दिया, उस पर फिर बाद में खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को ये उसकी आलोचना करनी पड़ी कि ये फैसला उचित नहीं है, और उनका फिर आगे जो वो प्रोबेशन पे थी उनका प्रोबेशन रद्द करना पड़ा। कुलदीप सेंगर की हम कुलदीप सेंगर की बात करें तो उसमें उनकी, भाई जिस हाई कोर्ट ने उनको 6 साल तक अंदर रखा, अब 6 साल बाद हाई कोर्ट का एकदम हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तो इनके राइट जो आर्टिकल 21 है जिसमें जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, ये तो उसका हनन हो रहा है। ये पहले नहीं पता चला। 4 बेंचों में मामला चल रहा है। एक बार तो जस्टिस सुरेश कैत की अदालत में तो ऐसा हुआ कि ये मामला लगभग जजमेंट रिजर्व होने वाला था। अचानक दूसरे पक्ष के वकील ने और डेट ले ली कि साहब हमारे जवाब दाखिल करने के लिए एक डेट दे दीजिए। वो डेट लेने के बाद वो लगभग 7 बार उन्होंने तारीख ली, और इस बीच जस्टिस कैत का वो एलिवेशन हो गया, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के चले गए। फिर उसके बाद अलग अलग बेंच आती रही, अलग अलग बेंच रिटायर होते रहे, बेंच बदलती रही, मामला वहीं का वहीं था, अब जाकर हुआ है। नहीं, सेंगर कितनी मुश्किल से अंदर गया है ये, और किसने उनको पकड़ा ये तो पीयूष से जानिए आप। हाँ, पीयूष, हम मसल पावर की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मसल पावर कैसे एविडेंट होती है, दिखती है किसी की, उसका एक्सपीरियंस मैंने किया है। 9 अप्रैल 2018 की मैं आपको घटना बता रहा हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर को योगी आदित्यनाथ ने समन किया। जब उन पर ये आरोप लगे तो उनको समन किया, बुलाया, बात की, भाई ये क्या है। आप ये सोचिए कि योगी से मिलने के बाद, मुख्यमंत्री थे योगी आदित्यनाथ, उनको डांट फटकार लगाई। योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद वो बाहर आते हैं, एकदम चौड़े में कहते मेरे पे तो कोई आरोप ही नहीं है, मेरे को तो मैं बेकसूर हूँ, मेरे को इसमें घसीटा जा रहा है। एकदम आराम से वो घूम रहे हैं, और पीड़िता जो है वो दर 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 भटक रही हैं, वो अपनी बात रख रही हैं। लेकिन उनके ही पिता को जेल में, उनकी पिता की मौत हो गई। पहले उनका इतनी मारपीट हुई पिता के साथ, पीड़िता के पिता के साथ, कि उनकी जेल में मौत हो गई। और कुलदीप सेंगर ओपनली घूम रहे हैं, आते हैं, वो मीडिया से आराम से बात करते हैं। और उसके बाद मैं जब पहुंचता हूँ वहाँ पे, तो क्या होता है कि हम लोग को दूसरे चैनल्स के इंटरव्यू हो जाते हैं, हमसे मिस हो जाते हैं। तो मेरे से वो एक इंटरव्यू उनका मिस हो गया था। उनका घर है हजरतगंज चौराहे से के पास में, एमएलए फ्लैट्स, सभी एमएलएस को मिलते हैं, तो उनका भी एक वन ऑफ द एमएलए फ्लैट्स में एक घर था उनका। तो मैं उनके घर पे जाके बैठ गया। ये बात होगी 3-4 बजे की। रात के 11:30 बजे कुलदीप सेंगर अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने घर पहुंचते हैं। आप खड़े हुए हैं वहाँ? मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, लिफ्ट के बाहर। मैं एमएलए फ्लैट से ऊपर जाने के बाद लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो फ्लैट आता है। फ्लैट के ठीक बाहर मैं खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंटरव्यू करना ही था उनका, क्योंकि एक वो इंटरव्यू दे रहे थे, बड़ा मैटर उस वक्त चल रहा था। वो जैसे ही वहाँ पर आए तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे एक इंटरव्यू करना है आपको। अरे चलिए, कई लोग आपके यहाँ से कर चुके हैं, मैं ही कुलदीप सिंह सेंगर ही इसमें आरोपी है क्या, ऐसे करके उन्होंने मेरे को झिटक दिया। लेकिन मैं अंदर घुस गया उनके साथ उनके घर में, उनको बिठाया और मैंने पूरा इंटरव्यू किया आराम से। जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, पहला प्रश्न पूछा कि आप पे आरोप है, आप क्या कहेंगे। उन्होंने आरोप के बारे में बताया कि एकदम से मुझे घसीट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा प्रश्न मैंने उनसे ये पूछा कि आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं, आप पे आरोप लगे हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जब तक आप एमएलए रहेंगे आप इस पूरी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की एक नज़र मेरे पे और दूसरी नज़र अपने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। अच्छा। और तीसरी जो हलचल हुई मेरे दिमाग में कि अब आगे क्या होने वाला है। अब जैसी ही उनकी नज़र, वो चुप हो गए, उसको लगे, उनको अपने सिक्योरिटी गार्ड को लगे देखने। लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने फिर उनसे प्रश्न पूछा, सर आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे से तो किसी ने कहा इस्तीफा देने के लिए। मैं सर, पीड़िता ओपनली कह रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, रिजाइन करिए। कहते हैं मैं निर्वाचित विधायक हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और आप जाइए, जो करना है करिए। ये बोल के उठ गए। इंटरव्यू पसंद नहीं आया, उठ गए। और उसके बाद फिर हमको वहां से जाना पड़ा। वो उनका गायब होने से पहले का लास्ट इंटरव्यू था। 9 अप्रैल की रात को इंटरव्यू उन्होंने दिया और अगले दिन सुबह उनके घर पर मीडिया पर्सन्स पहुंचे और कुलदीप सिंह सेंगर गायब। उसके बाद क्या होता है, 9 तारीख के बाद अचानक से जब शोरगुल्ला होता है, पूरी मीडिया में चर्चाएं होती हैं
कि कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ चले गए, क्यों नहीं दिख रहे। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही उनको, कुलदीप सिंह सेंगर को पुलिस ढूंढ नहीं पा रही। 10 तारीख पूरी हो गई, 11 पूरी हो गई, 12 तारीख को अब क्या है कि जब पुलिस नहीं ढूंढ पा रही तो हम लोग भी जो है डिप्लॉयड हो तो घर के बाहर ही रहते हैं कि क्या पता कुलदीप सिंह सेंगर अपने घर पर आ जाए। पुलिस की हदें जहाँ खत्म होती है, मीडिया की हदें शुरू हो जाती हैं। शुरू हो जाती नहीं, है। पीयूष की, मीडिया नहीं। तो हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। अब उनके कहाँ पर जो है उनके अड्डे हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग गए लखनऊ में, लेकिन कहीं पर कुलदीप सिंह सेंगर का कोई आता पता नहीं दिख रहा। अचानक से 12 अप्रैल 2018 की घटना बता रहा हूँ, दिन के 1:30 बज रहे थे, एक गाड़ी आती है इनोवा, उसी जगह पर जहाँ पर एमएलए का फ्लैट है, वहाँ पर गाड़ी आती है। और मैं लंच करने के बाद मैं बैठा हुआ था, और जब आप दिन में हल्की सी गर्मी में लंच कर लेते हैं थोड़ी सी सुस्ती आती है आपको, गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक से इनोवा आई, मुझे लगा कि कुलदीप सिंह सेंगर आ गई। बस फटाफट से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहा कि कैमरा निकालो, आ गए। हम भागे गाड़ी की तरफ। गाड़ी तो थी उनकी, लेकिन उसमें वो मौजूद नहीं थे। एक आदमी जो पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था, वो उतरता है, जाता है उनके फ्लैट से, कुछ सामान लेता है और सामान लेके वो उस गाड़ी में रख देता है। अच्छा। अब मैं और कैमरा पर्सन तो उतर चुके हैं। मेरे जो गाड़ी वाला है, मैंने उनसे कहा कि यार ये गाड़ी निकल रही है और ये गाड़ी जहाँ जा रही है ना, पूरे चांसेस हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर वहीं होंगे। कुछ सामान मंगाया उन्होंने, गाड़ी खाली थी, मेरी गाड़ी, मेरा कैमरा पर्सन, मेरा ड्राइवर जो उसमें बैठा हुआ था, मैंने कहा कि इस गाड़ी को फॉलो करो फटाफट से। और हम लोग बैठे नहीं उसमें, क्योंकि अगर हम लोग बैठ जाते तो वो गाड़ी जहाँ जानी है वो वहाँ जाती नहीं, यानी सिंगर के पास नहीं पहुँचती वो गाड़ी। हम लोग बैठे नहीं। इतने में हमने क्या किया, क्योंकि हमने अपने ड्राइवर से कहा कि जहाँ ये गाड़ी रुके वहाँ की तुम हमें व्हाट्सएप लोकेशन भेजना। अच्छा। जहाँ गाड़ी रुके वहाँ की व्हाट्सएप लोकेशन भेजना, और वहाँ हम पहुँच जाएंगे फिर, क्योंकि हमें आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पर सिंगर है। पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, मीडिया से वो भागे हुए हैं, गायब है, तो इससे अच्छा तरीका मुझे लगा कि कुछ हो नहीं सकता। वहाँ से मेरे ड्राइवर ने उनको फॉलो किया और हमने एक अलग से एक प्राइवेट टैक्सी बुक की। जब हमारे पास व्हाट्सएप लोकेशन आ गई और जब गाड़ी जहाँ रुकी जाके और हमारे ड्राइवर ने हमको लोकेशन भेजी, तो एक अलग से प्राइवेट टैक्सी बुक करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे। हम जब पहुँचे तो हमने ये देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर हजरतगंज का जो बड़ा चौराहा है, जो बड़ा सा चौराहा है, उस पर एक होटल है बहुत बड़ा सा, अगर आपको ध्यान हो। चाट खा रहे मोती महल में। हाँ, अच्छा हाँ, मोती महल। मोती महल में हम जैसे इस गोल चक्कर पे हम उतरे और वही है बड़ा तो हमने देख लिया कि दूर से मेरे को दिख रहा है कुलदीप सिंह सेंगर के सामने चारों तरफ उनके जो लोग हैं सबके सब खड़े हैं और वो आराम से अपना लंच कर रहे हैं लोगों के बीच में और बड़ा रेस्टोरेंट है गोल चक्कर फुटपाथ पे, गोल चक्कर नहीं, रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के आराम से बकायदा, और पुलिस पकड़ नहीं पा रही, और पुलिस को ये हाल है कानून व्यवस्था। 3 दिन हो गए पुलिस को कुलदीप सिंह सेंगर नहीं मिल रहे। पुलिस रहती होगी नहीं वहाँ तो चौराहे, पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही थी। यही बिल्कुल। अब 3 दिन हो गए नहीं मिल रहे, और वो वहां बैठ के आराम से रेस्टोरेंट में। मैंने कहा भागो, अपने कैमरा पर्सन को कहा कि एकदम यहीं से रोल रखना। हम लोग भाग के गए। इतने में जब हम रेस्टोरेंट की तरफ भाग रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर को पूछने के लिए सवाल कि आप भागे हुए क्यों हैं, आप क्यों अब तक मीडिया के सामने नहीं आए, पुलिस के सामने नहीं आए, क्यों आप बच रहे हैं। इतने में उनके 4 लोग आते हैं एकदम से। हम भाग रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, वो भाग रहे हैं हमारी तरफ। उन्होंने देख लिया कि मीडिया पर्सन पहुंच गए, और हम जैसे ही थोड़ा सा फासला बचा था, सिर्फ सिंगर तक हमारा माइक पहुंचने ही वाला था, इतने में उनके जो आसपास जो लोग होते हैं, उनके जो कर्मी होते हैं, उन्होंने घेर नहीं लिया। सबसे पहले कैमरे पे हाथ मारा। सबसे पहले कैमरा पे हाथ मारा। कैमरे पे हाथ मारने के बाद दूसरा, मेरे जो कैमरा पर्सन थे उनको पीछे से 2 लोगों ने पकड़ा और कैमरा और कैमरा पर्सन को दोनों को अलग किया, और मेरा जो माइक था मेरे हाथ से छीन लिया। और एकदम से हमारा जो ड्राइवर था वो हम तक फिर पहुंच नहीं पाया, और कुलदीप सिंह सेंगर फटाफट से, वो तो गनीमत मोजो टीम नहीं थी, नहीं तो मोजो टीम ने सबको शूट कर लिया होता है सारा। वो गाड़ी में बैठे वहां से भाग गए। मैंने ये रिक्वेस्ट किया चिल्लाते हुए दूर से कि सेंगर साहब, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एक दिन मैं एक किस्सा जरूर बताऊंगा। आज ही बता दो। कुलदीप सेंगर सेंगर साहब कुछ तो बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन कुलदीप सेंगर अपनी गाड़ी में बैठ गए और वहां से भागे। लेकिन फिर भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हमारी जो गाड़ी वहां रुकी हुई थी, हम उसमें बैठे और उनकी गाड़ी पीछे लगाया। आगे आगे कुलदीप सेंगर, पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। वो उनकी गाड़ी आगे, हम पीछे। और एकदम से क्या होता है कि उनके साथ में जो 2-3 गाड़ियां थी,
मेन हाईवे रोड पर उन्होंने मेन हाईवे पे जहां पे 80 रुपए की स्पीड पर गाड़ी Overtake किया। चलती है, ओवरटेक नहीं किया सर, मेन हाईवे पे राइट लेके पूरा ब्लॉक कर दिया। ओ, अब जाओ बेटा, कैसे जाओ? अब तुम आगे बढ़ो, आगे अब कुलदीप सेंगर आगे निकल गए God और bless। दोनों जो Thank you। गाड़ियां हैं उनसे रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया, हम आगे जा ही नहीं पाए और कुलदीप सेंगर फिर फरार हो गए। ये क्या दर्शाता है संजय जी? मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस। ये सोचिए- गुंडागर्दी, अगर आपके पास पावर है तो आप गुंडागर्दी करके यू कैन एस्केप इवन अरेस्ट, और और पुलिस पुलिस ऐसा चाहे नहीं- भी तो आपको देख नहीं जहां सकती, की मैं पा नहीं बात बता रहा हूँ सकती। मौसमी जी, आप जानती होंगे मैम कि वहां पे पुलिस रहती है। वो दिल है, लखनऊ का दिल है वो। कानून को भी आंखों पे पट्टी बंधी रहे, खुली रहे, वही दिखाई देता जो वो देखना चाहता। और एक अब आप बात, देखिए ना कई बार कि- चीजें दिखती हुई भी दिखाई नहीं पड़ती। 12 तारीख की बात है ये, अगले दिन उसी दिन जब ये घटना हुई, 12 तारीख को जब ये भाग गए कुलदीप सेंगर, हम लोग फिर उनको ढूंढने में, क्योंकि काम तो हमारा है ही, ढूंढना है कहाँ है आरोपी। उसी दिन शाम को 12 तारीख को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास रात में कुलदीप सेंगर लखनऊ में एसएसपी ऑफिस पर पहुंचते हैं ओपनली, पुलिस और ने ढूंढ आके पाई। बताते हैं, और पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई, और आपको आके बताते हैं मीडिया पर्संस को कि मैं कहीं भागा हुआ नहीं हूँ, देखो मैं यहाँ पर हूँ, मैं ओपनली घूम रहा हूँ। ये हम लोगों को लगा कि कुलदीप सिंगर यहाँ पर आ गए, तो अब शायद पुलिस इनको अरेस्ट Surrender कर करेंगे। लेगी, या वो शायद सरेंडर करने आए हैं। नहीं, वो आए, अपनी उन्होंने मौजूदगी दर्ज कराई, और उसको वापस चले गए, फिर अंतर्धान हो गए। फिर वो गायब। फिर अगले दिन एक बैठक हुई गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी की, और उस बैठक के बाद उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट किया गया। ये तो कुछ अपराध जगत की कानून से जुड़ी हुई बातें हैं, अदालतों का मामला है, लेकिन सियासी जगत में भी बहुत कुछ हो रहा है। सियासी जगत में सत्ताधारी पक्ष में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे बदलाव आने हैं, चौंकाने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो इसमें भी अब ये सुगबुगाहट चल रही है कि क्या कांग्रेस के अंदर भी परिवार में ही कुछ धड़े उभर रहे हैं। कुछ आप लोग ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं कि ये जो कहा जा रहा है, ये जो शोर है, ये जो बज़ है कि 2 धड़े हैं, राहुल गांधी का अलग धड़ा है, प्रियंका गांधी का अलग धड़ा तैयार किया जा रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें क्या किस्सेदारी है, क्या हिस्सेदारी है? लेकिन सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अब ये इसके जनक हैं इमरान मसूद, सहारनपुर से सांसद हैं वो। उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, अभी वापस हाल में आए, चुनाव जीते। लोग प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। उनसे एक सवाल पूछा गया था प्रियंका गांधी को लेकर। अच्छा, उनके घर पर थोड़ा मैं बताऊं दर्शकों को, रोज जाती हैं एजेंसीज जो होती हैं वो रोज जाती हैं, वो रोज बाइट देती हैं जब भी वो दिल्ली में मौजूद होते हैं। तो वो उन्होंने एक सवाल पूछा गया प्रियंका गांधी के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि आप बना दीजिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को और प्रियंका गांधी को, और आप देखिए फिर वो कैसे जवाब देती हैं, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, ये वो। तो वहां से फिर ये चलने लगा। तो मुझे फोन आया एक्चुअली ऑफिस से, उनका ये जो बाइट था ये एजेंसी ने कर बस डाला ही था अपने हैंडल पे। और अच्छा, मैं देख लिया था, तो मैं अपनी गाड़ी में ऑलरेडी बैठ के उनके घर की तरफ बढ़ चुका था। मुझे फ़ोन आया ऑफिस से कि भाई ऐसा ऐसा बोल दिया है उसने, भाई ये आप देख लो। तो मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ सर, मैं अभी करके दे देता हूँ। तो मैं पहुंचा, मैं जैसे ही वहाँ पहुंचा, सबसे पहले उनका जो हुक्का है उसको मैंने, उनके घर में हुक्का रखा रहता है। अच्छा, हाँ, उनके घर में हुक्का रखा रहता है। मैंने सबसे ज़्यादा पहले हुक्का जाके छुआ कि ठंडा है गर्म है, क्योंकि अगर गर्म है तो अभी इसका मतलब अंदर ही होंगे। हाँ अंदर ही है। और अभी तो उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने आके कहा कि आप नहाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं कोई नहाना वाला नहीं, क्योंकि नहाने के बाद देर हो जाएगी ना, पीछे लेट हो जाएंगे, फिर तो हुक्का ठंडा हो जाएगा, हम लेट हो जाएंगे। तो मैंने उनको कहा इमरान भाई नहीं आप कुछ मत जाइए अभी, और आप आके प्लीज पहले इंटरव्यू दे दीजिए। बोले क्या पत्रकार हुआ? ऐसे भी करते हैं, देख लीजिए। तो वो कह रहे थे क्या हुआ, कुछ मैं गलत बोल दिया क्या? नहीं, मैंने कहा कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन आज आप पूरे दिन टीवी पे चलेंगे। तो वो सब समझ नहीं पाए कि जो मैंने कहा। मैंने कहा आपने पूरे दिन का जो एजेंडा है वो सेट कर दिया है, और तब तक फिर बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, ये जो आप पूछ रहे थे टीम राहुल वर्सेस टीम प्रियंका, ये ट्वीट कर दिया। तो मैंने कहा देखिए आज आप पूरे दिन आप रहेंगे टीवी पर। तो मैंने उनको तुरंत उनका इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करने के बाद जैसे ही मैं कर ही रहा था, जैसे मैंने उनको कहा उनके घर के बाहर, तब मीडिया आने लगी। फिर हमने एक खबर चलाई, फिर उन्होंने उन्हीं एजेंसीज को दोबारा बुलाया अपने घर पर। अच्छा, क्लैरिफिकेशन देने के लिए। वो पहले हमारे चैनल पे दे चुके थे। हाँ। फिर उन्होंने उन्हीं एजेंसी को दोबारा बुलाया। नहीं, राहुल ये बताना जरूरी कि पहले तो आपने उनसे कहलवाया, जो बात उन्होंने कही थी वो कहलवाई की। बिल्कुल Clarification। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बिल्कुल सेम चीज कहा कि देखिए मुझसे प्रियंका गांधी को संदर्भ में सवाल पूछा गया था, प्रियंका गांधी को आप अपॉइंट कर दीजिए। अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होती
तो वो देश में ये कर देती, वो सिर्फ भाषण नहीं देती जैसे मोदी जी दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो उसके बाद की तमाम चीजें शुरू हुई कि भाई टीम राहुल, टीम प्रियंका और क्या सब कुछ ठीक नहीं है। और जैसे मौसमी जी ने सबसे पहली लाइन कही, मैं उस बिल्कुल 100% एंडोर्स करता हूँ, ये सोशल मीडिया का एक चिलगोजा है, कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसी आपको बार बार ये चीज़ें सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन जो ऊपर है, मतलब जो फैमिली है, उसमें सारी चीज़ें तय हैं। वहाँ पे नेता राहुल गांधी ही हैं। और अगर आप प्रियंका गांधी से पूछेंगे तो प्रियंका गांधी भी यही कहेंगी कि हाँ भाई, उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा है, बल्कि आई थिंक आप हम इंडिया टुडे के इंटरव्यू में भी कहा है कि राहुल गांधी विल बी अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो बिल्कुल क्लैरिटी है। और ये सोशल मीडिया पे देखिए, आप कह सकते हैं कि हाँ भाई चकलस करने का एक तरीका है, परिवार में सब कुछ क्लैरिटी है। लेकिन इस बार संसद में तो सारे प्रोटेस्ट, सब कुछ, सारी मीटिंग्स प्रियंका गांधी लीड कर रही थी। नहीं, अमित से पूछ लेते हैं पीयूष, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन इन्होंने संजय जी बोली कि सोशल मीडिया का आपने चिलगोजा बोला ना, मुझे वैसे चिलगोजा बहुत पसंद है। बचपन में हमें पॉकेट में दिया जाता था, हम लोग पॉकेट में भर भर के स्कूल लेके जाते थे। तो सोशल मीडिया में क्या इंटरप्रिटेशन आपका निकला है अमित, क्योंकि अमित सोशल मीडिया के बिल्कुल स्टार है इसलिए। नहीं, सोशल मीडिया का नैरेटिव ज़्यादा पेनिट्रेशन तो है नहीं, और वैसे भी आप कहीं भी कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो जो कांग्रेस सिंपथाइजर पूरा इकोसिस्टम है, उनके लिए तो क्लैरिटी है, वहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल आरजी फॉर पीएम वाला जो उनका मामला है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं चल रहा। बीजेपी हैंडल से ज्यादा चल रहा तो था फिर क्या? प्रशांत किशोर से भी प्रियंका गांधी मिल रही हैं। हाँ, इसमें क्या वो था? देखिए, प्रशांत किशोर से उनकी मुलाकात हुई, जो मुझे बताया गया, और उस मुलाकात के अंदर उसमें राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी बाद में बताया गया राहुल गांधी है, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी उस मीटिंग में नहीं थे। प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर ही थे। और उसमें तमाम चीज़ों को लेकर बात हुई, पॉलिटिकल सिनारियो जो देश भर का बना हुआ है। और एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि उन्होंने केरला को भी डिस्कस किया, क्योंकि अब प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद हैं और जाहिर है उनका काफ़ी से होगा, उस राज्य में चुनाव होने वाला है। तो एक केरला को डिस्कस किया। तो जाहिर है कुछ भी अभी तय नहीं है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। आप कह सकते हैं कि एक कर्टसी मीटिंग थी जिसमें राजनीति पे चर्चा हुई। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो ये कहा था कि जो 1000 रुपए देगा उनसे मिलेंगे। जो 1000 रुपए देगा हमको, हम उनसे मिलेंगे। ये कब कहा उन्होंने? कहा था, अभी कहा था, बिहार चुनाव के बाद ही, जो हमको 1000 रुपए देगा हम उनसे जाके मिलेंगे बस। नहीं, नाराजगी में बोला था कि ऐसे ही बोल दिया था प्रशांत और किशोर। तंज का होगा। लेकिन केरल में चेहरा कौन होगा आपका, मतलब कांग्रेस पार्टी का? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब कि थरूर साहब, देखिए ना, थरूर साहब के भी बदले हुए मिजाज नज़र आ रहे हैं संसद में। और मैं प्रशांत किशोर वाली बात पे मुझे जो पता चला कि 1.5 घंटे से ऊपर बैठक चली, और प्रियंका गांधी से उनका पुराना ही राफ्ता है, काफ़ी इनफॉर्मल रिलेशन है, फैमिली रिलेशन भी है। तो मतलब ये बोला गया कि प्रशांत किशोर अगर दिल्ली आएंगे तो बीजेपी वालों से थोड़ी मिलेंगे, जिनसे जान पहचान है उनसे मिलेंगे। और प्रियंका गांधी से जान पहचान है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ पॉलिटिकल हो, मामला पॉलिटिकल हो। हालांकि मुझे लगता है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, और आगे कुछ हो सकता है, खिचड़ी पक रही हो, भविष्य के गर्भ में क्या रखा है ये नहीं पता किसी को। आप कह रहे थे कि वहाँ पर कौन होगा कांग्रेस का फेस। देखिए, इसमें कतई दो राय नहीं है कि थरूर साहब चाहते थे उनको सीएम फेस बनाया जाए, जिसको पार्टी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन उनके स्वर बदले हुए हैं। उन्होंने क्रिसमस को लेकर ट्वीट किया है और बीजेपी को क्रिटिसाइज किया है। तो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं वो, आप तो वहाँ पर हैं। देखिए, केसी वेणुगोपाल एक बहुत प्रोमिनेंट एक आप कैंडिडेट हैं, फेस हैं। वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सतीशन है, वीडी सतीशन है, काफ़ी सारे लोग हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर सत्ता में कांग्रेस आएगी तो जाहिर है काफ़ी लोग होंगे जिनको आप, जैसे कांग्रेस में होता है कि एक रेजोल्यूशन पास होगा, हाईकमांड विल टेक द फाइनल डिसीजन, उसके बाद दिल्ली से कोई नाम आ जाएगा। एक तरफ टू मेनी कंटेंडर्स हैं और एक तरफ पिनराई विजयन का चेहरा क्लियर है। नहीं, पर उसमें टू मेनी कंटेंडर्स मैं ये बोलना चाहती हूँ। हाँ,
पहले आप वहाँ जो है फिर से खाता खोलें असेंबली में। हाँ नहीं, उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस काफ़ी अपबीट है, क्योंकि जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस हुए बिल्कुल, हाँ। उसमें जो उनको यूडीएफ को बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा, उसको लेके काफ़ी गदगद है कांग्रेस। और संगठन महासचिव भी काफ़ी अपबीट नज़र आ रहे थे, मकर द्वार से निकले तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि आंकड़े जो हैं अगर इन चुनाव में लोकल बॉडीज़ में अच्छा नहीं करती कांग्रेस तो मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता। तो अब बिल्कुल अग्रेसिवली वहाँ पे कैंपेन की जाएगी। और जो राहुल कह रहे हैं वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं, तो पिछला चुनाव राहुल गांधी सांसद थे और कांग्रेस हारी थी। तो एक लार्जर नैरेटिव जो बनाने की कोशिश थी, माहौल बनाने की कोशिश थी, वो उसमें फेल हुए थे। तो अब इस बारी प्रियंका गांधी खुद पर्सनली भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही हैं केरल को लेके। और यही वजह है कि आप देखें कि केसी वेणुगोपाल सूत्र बताते हैं कि उनकी दिलचस्पी बहुत है, पर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी एक फेस के तहत जाएगी। जो कांग्रेस का स्ट्रैटेजी होगा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ जाएगी, और प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा प्रदर्शन रहा तो केसी वेणुगोपाल को सीएम घोषित करने की होगी, क्योंकि शी इज़ अ ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट ऑफ राहुल गांधी। तो वो है। तो अब पिनारी विजयन बनाम अगर केसी वेणुगोपाल हो जाएगा तो वो कांग्रेस की लड़ाई को कमज़ोर करेगा, इनको लगता है, क्योंकि आप एक जने को टारगेट कर सकते हैं। और उसमें ये भी है ना कि उधर फिर आईयूएमएल कुछ मांगेगा, इधर से कहीं और से किसी और लॉबी से प्रेशर होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स कांग्रेस के लिए परेशान करने वाले हैं। हो सकता है इसकी वजह से वहाँ दिक्कत हो। और चलते चलते सर, क्योंकि 100 साल वाली बात हुई थी, जहाँ से पिनराई विजयन आते हैं वो असल में पिनराई गांव है कन्नूर में। अच्छा। और वहीं पे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की केरल में नींव रखी गई थी, केरल यूनिट की। पारापरम शायद एक हिल टॉप है, वहाँ पे सीक्रेट मीटिंग में हुआ था। तो जो लेफ्ट का ट्रेडिशन है और जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे बताया गया कि अभी भी पिनराई जिस इलाके से आते हैं, पिनराई विजयन, पिनराई तो गांव का नाम है, वहाँ पे अभी भी बहुत स्ट्रांग है। नॉर्थ केरला में लेफ्ट बहुत स्ट्रांग है। सेंट्रल केरला में बताया जा रहा है कि कांग्रेस के होप्स इस बार, यूडीएफ के होप्स ज़्यादा बहुत स्ट्रांग हुए हैं लोकल इलेक्शंस के बाद। लेकिन त्रिवेंद्रम वाले इलाके में क्या होगा, जहाँ पीयूष को इंटरेस्ट रहेगा आगे कि वहाँ पे क्या कुछ कन्वर्ट हो पाता है। और कन्वर्ट क्या, सबसे पहले तो ये कि नेता कन्वर्ट हो पाता है या नहीं, जनता तो बाद में कन्वर्ट होगी, राजा कन्वर्ट केरल का एक क्या स्थिति रहेगी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प रहेगा लोगों के लिए। जी, जाने से पहले मैं केरल की एक स्थिति आपको बताऊं कि मैंने भारत जोड़ो यात्रा में सबसे लंबे समय तक केरल का पूरा स्ट्रेच कवर किया था। वो प्रदेश, गॉड जोन कंट्री तो केरल है ही, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे हैं ना, मतलब हमारी एक सहयोगी थी शिबी, वो और हम कवर कर रहे थे पदयात्रा, तो वो सैंडल पहन के आई थी। और मतलब मुझे लगा कि और कवर कर रहे थे, बोली मौसमी उनकी सैंडल टूट गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सैंडल टूट गई और यात्रा चल रही है, हम तो शूज़ पहने हुए थे। तो बोली इट्स ब्रोकन, व्हाट शुड वी डू, ये वो। तो हम और वो गए और शायद किसी घर पे गए हम लोग कि हम लोग को कुछ मतलब कि कुछ फुटवेयर अगर मिल सकता है तो त्राण दीजिए। तो मुझे लगता है मतलब कि हिचकते भी नहीं लोग हैं मदद करने में। और उन्होंने तुरंत घर की जो लेडी थी उन्होंने अक्का या अक्का कहते हैं, हाँ। तो चेची कहते हैं, चेची अक्का इधर कहते हैं, तो चेची ने तुरंत निकाल के चप्पल दे दी उनको और शायद वापस भी नहीं ली। मतलब वो गई थी वापस देने के लिए, मतलब शी सेड कीप इट बार बार कह रही थी, वापस दी होगी, पर उस समय कही थी नो यू कैरी ऑन, डू योर वर्क प्रॉपर्ली। पदयात्रा आगे बढ़ गई होगी उसके बाद। तो अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं, जिसमें आप लोगों ने अब तक जो कार्यक्रम देखे हैं और पिछले एपिसोड और उसके पिछला एपिसोड, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। वो प्रतिक्रियाएं हम आपके साथ ही साझा करना चाहते हैं। अब देखिए साहब, दिनेश जी ने लिखा है कि वेलकम मुनीश अफेयर। उन्होंने 3 पॉइंट लिखे हैं। पीयूष, आई एम श्योर दिस एपिसोड विल बी एंजॉयबल एंड नॉलेजेबल एज ऑलवेज। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आज तक ऑन दिस वेल डिजर्व्ड accolade. Your team is consistent, committed and credible. It's credible journalism, sharp analysis and tireless reporting continues to set a high. आप सभी से एक प्रश्न है, उन्होंने आप सारे लोगों से प्रश्न पूछा है कि आप सभी जब चाहे तब संसद के सभी भागों में जा सकते हैं,
या कोई कोई जगह पर पहले से परमिशन या पास लेना पड़ता है? कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे रूम्स हैं, इंक्लूजर्स हैं जो सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है। हम लोगों के लिए भी कुछ हर चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। कुछ गेट्स हैं जहाँ पर मीडिया अलाउड होता है, बस उसके आगे वो सिक्योरिटी रीजंस हैं, नहीं जा सकते। अरे हम लोग सदन के भीतर नहीं जा सकते हैं, हम लोग मीडिया गैलरी में रह सकते हैं। उसके लिए आपको दूसरी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जब लोकसभा या राज्यसभा के वेल में बनना पड़ता है। आप वेल में नहीं जा सकते और सदन के भीतर नहीं जा सकते। बाकी जगह, कई जगह आप खड़े रहते हैं तो खड़े रहने पे भी तकलीफ होती है कि सीधे क्यों खड़े हैं, टेढ़े खड़े होइए, या ज़्यादा क्यों खड़े बहुत हैं, प्रोटोकॉल है वहाँ भी। हाँ ज़्यादा क्यों खड़े हैं, कम खड़े होइए। तो अभी बीच में पुराना संविधान सदन था, सेंट्रल हॉल जिसको कहते हैं, हाँ। वहाँ पे मतलब एक ड्रीम होता है जाना। वहाँ पे सारे देश के जो बड़े लीडर्स रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी तस्वीर है वहाँ पे। अभी हाल ही में सेंट्रल हॉल में आप जाके चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। तो अभी बीच में हुआ था कि नहीं मीडिया नहीं अलाउड है, तो हमने कहा दिखाइए आप कहाँ का ऑर्डर है, तो पुराना ऑर्डर बहुत दूर का था, तो हम लोग कहा जा सकते हैं फिर कॉफ़ी पीने। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है, इतिहास के पन्नों के आप हिस्सेदार होते हैं। हाँ, उसमें पहले तो सेंट्रल हॉल के सिर्फ किनारे पर जहाँ कॉफी और चाय के स्टॉल लगे हैं वहीं तक ही अपन जा सकते थे, और वहां से हम अंदर देखते थे कि कौन लीडर बैठे हैं कौन। नीरव ने पूछा है, उन्होंने भी क्वेश्चन ही पूछे। माई क्वेश्चन इज फॉर ऑल रिपोर्टर्स, why no one asking or discussing about income tax department's delay in refund? Income tax department sending notices to taxpayer instead of refund. Should discuss about it on your next broadcast. अगले एपिसोड में बात करते हैं। और दूसरा एक चीज़ और संजय जी हम कहना चाहते हैं, ये रिपोर्टर्स ऑफ एयर है। कई लोग कहते हैं कि सिलसिला यहाँ का चल रहा है, बात वहाँ की चल रही है। तो रिपोर्टर्स ऑफ एयर में हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कोशिश करते हैं एक्सपोजर को और बढ़ाएं। हर टॉपिक हम लोग नहीं क्योंकि उठा हम सकते। लोगों का इनकम टैक्स वालों से साबका कम पड़ता है। नहीं, हर टॉपिक नहीं उठा रास्ता सकते। कम है। हाँ, ऐश्वर्या को लाना पड़ेगा इसके लिए। गंगा मदेरणा उन्होंने लिखा है कि मुनीश बहुत स्ट्रिक्ट बॉस लगते हैं। अरे मैंने गंगा मदेरणा जी का जो स्क्रीनशॉट लेके जो उन्होंने कमेंट किया था वो मुनीष जी को भेजा था। और मैंने कहा था कि देखिए शायद ये आपके मतलब, क्योंकि हम सब जानते हैं मुनीष नहीं है स्ट्रिक्ट और ज्यादा परसेप्शन नहीं, स्ट्रिक्ट तो है काम के मामले में, काम के मामले में strict बट है। एज अ ह्यूमन बीइंग हाँ, वो ही इज very gentle। नहीं, इसका प्रमाण संजय जी साक्ष्य से मिलता है। जैसे ही आपने बोला मुनीश बहुत स्ट्रिक्ट बॉस लगते हैं, तो ये दोनों हंस पड़े। मुनीश आप इन दोनों से निपट लीजिएगा। आप बता दीजिए स्ट्रिक्ट है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। अशरफ जहांगीर उन्होंने लिखा कि पीयूष भाई बहुत लकी है, मौसमी आप लोग नया ड्रेस दिलवाओ। नया मौसम हम नया ड्रेस चाहिए मुझे। चलिए भाई, चलिए अभी शिवम ड्रेस कुमार चाहिए कौन सा, स्लीवलेस अब ये नहीं लिखा है कि मौसमी को आप लोग नया ड्रेस दिलवाओ, मौसमी अब ये लिखा मौसमी आप लोग नया ड्रेस हाँ दिलवाओ। मतलब इनको नया ड्रेस दिलवाना है। करिए, इनके आप सब ऊपर क्वांटिटी करिए। कौवे भाव बहुत मेहरबान थे कौवे। हाँ, इसीलिए बीट रिपोर्टिंग के बाद शिवम कुमार ने लिखा है कि आपका शो वाकई बहुत अच्छा लगता है। Thank you। जिस तरह आप खबरों के अंदर की बातें, ग्राउंड रियलिटी और बैकग्राउंड को सरल भाषा में सामने लाते हैं, वो दर्शकों के लिए बहुत समझने लायक और भरोसेमंद होता है। बिना शोर शराबे के, अटल जी वाला शोर शराबा नहीं है, बिना शोर शराबे के सीधे मुद्दे पर बात रखने का आप लोगों का अंदाज काबिल तारीफ है। मौसमी जी, प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मीटिंग को लेकर कोई नया अपडेट या इनसाइड जानकारी है क्या? तो वो सारी जानकारी text हमने किया है। आपसे हाँ। शेयर की है। और एक विधायक ने रात के 11:15 बजे फोन करके क्या बताया इस प्रोग्राम के बारे में, पीयूष बताएंगे। ये तो हमने कमेंट्स पढ़ लिए, जो कमेंट्स हाँ। आते हैं व्यूअर्स के और दर्शकों के। एक कॉल आया मुझे परसों रात में 11:15 बजे। अब क्या होता है कि 12 बजे के आसपास तो आदमी सोने जाता है और आप अपना नेट बंद करते हैं कि वाइब्रेशन ना हो, व्हाट्सएप मैसेजेस आए तो वाइब्रेट करता है फ़ोन, तो नींद टूट जाती है। नेट को ऑफ करने के लिए, वाईफाई बंद करने के लिए मैं बटन क्लिक करने ही वाला था कि एकदम से कॉल आ जाता है। और वो कॉल जो है अजय महावर हैं, विधायक हैं दिल्ली से, उनका कॉल आता है। वो कहते हैं पीयूष भाई आप कैसे हैं? अब आप ऐसे रात में कॉल आता है तो मन में रहती चिंता, रात में इस वक्त फ़ोन आ रहा है तो या तो कोई बहुत बड़ी खबर है या कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम है जो हमसे शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं हमारा समर्थन चाहते हैं। समर्थन चाहते हैं। तुम इसी को पकड़ लो राहुल, तुम इसी को अगली बार समर्थन दे देना इसको। समर्थन मतलब कि हमारी मदद चाहते हैं किस तरह से। नहीं भाई, मदद की बात कर रहा था। पीयूष इज वेरी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टर। हाँ। तो मैंने कहा सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे, सब ठीक? कहते हैं हाँ सब बहुत बढ़िया। तो
तो इसी में बातचीत होते उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का रिपोर्टर्स ऑफर देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरी आपसे बात होती है तो मैं चाहता हूँ आप मेरा मैसेज मौसमी जी को, मुनीश को, राहुल को, अमित को, संजय सर को, जो भी आपके साथ आते हैं, ऐश्वर्या जी, उन सबको आप मेरी तरफ से एक अप्रिसिएशन वाला मैसेज मेरी तरफ से दीजिएगा कि आप लोगों का प्रोग्राम मुझे इतना अच्छा लगता है कि 11:30 मैंने ख़त्म किया, जाके मैंने खाना खाया और 11:15 पे मैं तुम्हें फ़ोन कॉल किया। वाह वाह वाह। क्योंकि उनको तारीफ बहुत जोर की आ रही थी कि अब तारीफ कर ही दी जाए। ऐसे हमारा भी समर्थन है उनको। तो साहब देखिए, आप तारीफ के साथ साथ अगर आपको किसी चीज़ की शिकायत भी हो तो आप हमें बेलौस बिना झिझक के बता सकते हैं, हम यहाँ उसको शेयर करेंगे। और साथ ही नया साल बस आने वाला है तो उसकी बहुत सारी उज्जवल 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। आप लोग खूब तरक्की करें और रिपोर्टर्स ऑफ फेयर को आज तक रेडियो पर हमेशा देखते रहें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। जय हो। हैप्पी न्यू ईयर टू Happy New Year! हैप्पी न्यू ईयर। Reporters of